अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, मैंने कहा जब तक अभी क्लास नहीं स्टार्ट हो रही तो मेरा एक्चुअली मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूं कि मैंने असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं कराया, क्योंकि मैं अपने यूनिवर्सिटी में रिसर्च वर्क के साथ बहुत बिजी रही हूँ। और अभी अगले 2 महीने तक भी जो है ना, मेरा बहुत ही हेड टू माउथ बिजी है स्केड्यूल। लेकिन अगर इस तरह हो कि मैं, क्योंकि आपके रिकॉर्डिंग्स वगैरह अपने पास सेव करती जा रही हूँ, मैं क्लासेस तो ले रही होती हूँ, तो मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं आपके असाइनमेंट्स जो हैं वो एक साथ, जब मैं अपना काम से ये जो मेरा बेंच वर्क है इससे थोड़ा सा मैं फारिग हो जाऊं, तो उसके बाद फिर मैं आपके पास सबमिट करा दूं। इज इट ओके अगर ऐसा हो जाए? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आयशा, इस तरह से है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी मैडम, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, इस तरह से है कि देखें, आप लोगों को मैंने बताया था बिल्कुल शुरू में ना कि हम लोगों ने इस सेशन के लिए अगस्त के एंड तक तो हमारे लाइव सेशंस ही होंगे, जिसमें आपको ये सारा रोड मैप जो है बताया जाएगा ड्रग डिस्कवरी तक का। उसके बाद आप लोगों के पास 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होगा। ठीक है, उस 3 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर आप लोग असाइनमेंट, अगर आपको लगता है फौरी तौर पे आपके लिए करना मुश्किल है, तो एटलीस्ट आप क्विज़ेस को ज्वाइन करें। ठीक है, वहां से आपकी एटलीस्ट जो चीजें आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं ना ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स, ये जो आपके प्रैक्टिकल सेशंस हो रहे हैं, तो एटलीस्ट इन चीजों को आप रिकॉल कर लेंगे। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारा जो ब्रेन बनाया है ना, वो उसको हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारी मेमोरी भी एक खास बना दी है। जब आप एक चीज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर उसको एवेलुएट कर लेंगे ना, तो आपकी मेमोरी में कहीं जाके वो फीड हो जाएगी, रुक जाएगी कुछ अरसे के लिए। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ कहें कि मैं आज सुन लेती हूँ, उसके बाद मैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इसको लेक्चर्स को सुनूंगी, और फिर देखें वहां पर ऑफिशियली हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज 3 महीने बाद यहाँ कुछ और बैचेस चल रहे होंगे, हमें उन्हें भी देखना होगा। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपको मैं 3 महीने के बाद भी जो है वो इसी तरह से देख सकूंगी। हाँ, ये जरूर है कि ये 3 महीने का पीरियड है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालें। इट इज टू मच टाइम, 3 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने आप को डेडिकेट करें। ठीक है, डेडिकेशन जरूरी होती है, देखें प्रोफेशनल कैरियर के अंदर इतना ज्यादा काम नहीं है। अगर आप देखें तो ये लेक्चर्स के बाद जो असाइनमेंट दे रही हूँ, अगर आप जस्ट मैं वाले रोजाना 15-20 मिनट भी देती हैं मैक्सिमम, तो ये असाइनमेंट जो है वीकली आप आराम से कर सकती हैं। बट स्टिल मैं आपसे ये कहूंगी कि आप लोगों के पास इस सेशंस के खत्म होने के बाद, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के एंड तक आप लोगों के पास टाइम है। आप लोग अपनी सहूलत के साथ क्विजेस वगैरह कर सकती हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप बाद में भी सबमिट करवा सकती हैं। असाइनमेंट मैंने किसी से भी नहीं मांगा है, असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आप लोग खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इन असाइनमेंट्स को जो है वो आप परफॉर्म करो। नंबर वन, असाइनमेंट की जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं फिर बाद में जब ये सेशंस खत्म हो जाएंगे, तो या तो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड कर दूंगी, या फिर इसी तरह हम लाइव सेशंस ले लेंगे। इट इज़ नॉट डिसाइडेड येट कि किस तरह से होगा। हो सकता है मैं कोई 2 सेशंस कर लूँ और 2 सेशंस में आप लोगों के सामने ही आपके असाइनमेंट चाहे मैं सॉल्व कर लूँ। उसको चेक करना आप लोगों का अपना काम होगा कि आप लोगों ने कितना बेहतर उसको परफॉर्म किया है। डेफिनेटली जिसने किया होगा वही परफॉर्म करेगा, बाकी जो है वो जिस तरह से अभी लाइव सेशन ले रहे हैं वो इसी तरह से देखेंगे, और उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं होगा जितना करने वालों का होगा। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात, मैंने शुरू में बता दिया था कि ये सेशन जब खत्म हो जाएंगे तो आपको एक पूरा प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जिसमें आपके पास एक कोई प्रोटीन्स दी जाएंगी। ठीक है, और नॉट नेसेसरी आप लोग जो चाहें अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं अपनी प्रोटीन पे काम, बट बेटर कि मेरा मेरा अपना आप लोगों के लिए मशवरा है कि फिलहाल फर्स्ट टाइम जब आप लोग ये चीजें सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो आपके अपनी प्रैक्टिस के लिए तो जो चीजें आपको फिलहाल जो दी जा रही है ना, आप उसी पे फोकस करें। वजह यह है कि जब आप इन चीजों को उस पाइपलाइन से गुजार लेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली दे पाएंगे ना, उसके बाद आप अपने डेटा के ऊपर बहुत इजीली वर्क कर सकेंगे। तो आप लोग जो है, जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसमें भी आपको सेम इसी पाइपलाइन के थ्रू गुजरना होगा। ठीक है, बट वो एक कोई पर्टिकुलर प्रोटीन होगी जिसको लेकर आपने यही तमाम स्टेप्स करने होंगे फाइनली। अगर आप देखें तो पूरा एक वर्क फ्लो बनेगा जिसमें आपने एक प्रोटीन को उठाकर डेटाबेसेस से सर्च किया था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिगअप की थी, और फिर उसके बाद आपने उसकी इवेल्युएशन शुरू की
की, उसके एनालिसिस, सीक्वेंस एनालिसिस की, फिर एवोल्यूशनरी एनालिसिस की, उसके स्नेप्स के हवाले से आपने बात की, उसकी मॉडलिंग की, उसकी इवेल्युएशन की, फिर उसके अगेंस्ट आपने केमिकल कंपाउंड्स को सर्च किया, फिर उसकी जो है वो डॉकिंग करवाई और उसके एनालिसिस की, फिर उस केमिकल कंपाउंड को जिसको आपने डॉक किया है उसकी फर्दर आपने जो कहना चाहिए कि एनालिसिस की, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडीज जो है वो आपने की। तो ये पूरी पाइपलाइन होगी जो नॉर्मली किसी भी पब्लिश पेपर की नीड होती है। तो इसके लिए जो है आप लोगों के पास 3 महीने का टाइम होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। प्लस अगर असाइनमेंट भी आपको लगता है कि मुश्किल है आप लोगों के लिए करना, तो आप लोग कर सकते हैं, वो आप लोगों के हाथ में है। लेकिन लेटर 3 मंथ्स के बाद जो है ना, मैं आप लोगों से वादा नहीं करती। वजह ये है कि मुझे भी पता है कि हमारे 1 to 1 बैक टू बैक कोर्सेज जो है वो लॉन्च होते रहते हैं डेफिनेटली। उनके साथ उन स्टूडेंट्स को भी हमें टाइम देना होता है। टाइम जितना आप लोगों के पास है उतना ही हम लोगों के पास भी होता है, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल आप लोग मैडम। काइंडली थोड़ा सा देखें। नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही थी कि मेरा अभी मतलब ये महीना और अगला महीना थोड़ा मेरा बहुत ही हैंड टाइड है कि ये क्लासेस भी हैं, फिर मैं अपना बाकी भी काम, तो मैंने इंशाल्लाह मैं आपको क्योंकि मैंने ये वाले सारे पैरामीटर्स अपने काम में इंक्लूड करने हैं इंशाल्लाह, तो इसीलिए मैंने ये वाला जो है कोर्स ज्वाइन किया था। तो जी। बिल्कुल इंशाल्लाह इसको यूटिलाइज करूंगी। जजाकल्लाह खैर ठीक है, मैडम। कोई मसला नहीं। थैंक यू। चले हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर देती हूँ, आप लोग मुझे जस्ट चैट के अंदर बता दीजिए कि मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर्ड हो गई है। और दूसरा ये कि आप लोग अपने माइक अननेसेसरली ऑन नहीं करिएगा, अदरवाइज वो नॉइस की वजह से फिर डिस्टरबेंस होती है बाकी लोगों को भी सुनने में। हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, ज़रूरी है, तो आप चैट में भी बात कर सकते हैं, अगर माइक ऑन करके बात करनी तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक तो चीज ये हो गई कि मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। दूसरा, आज का एजेंडा जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी डाल दिया था, कि आज का जो एजेंडा है इसमें हमने जो डिस्कस करना है वो करना है कि प्रोटीन की जो एक बेसिक्स हैं उसको हमें रिवाइज करना है। वजह ये है कि हमारे पास जो प्रोफेशनल्स हैं इस वक्त हमारे इस कोर्स के अंदर इनरोल्ड हुए हैं, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हैं, ठीक है। और उनकी डिफरेंट, आप यूँ कहना चाहिए कि लेवल्स हैं, कुछ बिगनर हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट, कुछ ग्रेजुएट, कुछ मास्टर्स पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, और कुछ डेफिनेटली अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स भी हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं हमारे पास। तो इन सबको डेफिनेटली हम एक तरीके से लेकर नहीं चल सकते। तो मैं, मेरे पास दो ऑप्शन है। आज का जो ये हमारा आज और कल का जो कोहॉर्ट शुरू होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था ग्रुप के अंदर, मेंशन कर दिया था कि इस पूरे 2 वीक्स के अंदर, 2 डेज के अंदर जो हमने स्टडी करना है वो क्या है कि प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शंस को हम करेंगे, ठीक है। प्रेडिक्शंस के बाद उसकी इवेल्युएशन भी करेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को विजुअलाइज भी करेंगे, और अगर हमारे पास टाइम बच जाता है तो हमारी कोशिश है कि केमिकल कंपाउंड्स डेटाबेसेस हमारे जो बच गए थे फर्स्ट हमारे वीक से, उनको भी हम देख लें, ठीक है। नॉट नेसेसरी, कोई वो जल्दी नहीं है, कोई रश नहीं है। अगर हो सकेगा स्लोली स्लोली तो हम कर लेंगे, अदरवाइज हम उसके नेक्स्ट वीक के ऊपर चले जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि प्रोटीन की बेसिक्स को रिवाइज करना है तो इसके लिए एक मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा, बहुत ही आसान सा एक लेक्चर जो है वो बनाया है, प्रेजेंटेशन बनाई है। अगर आप लोग ऑल अग्री हैं तो मैं, बल्कि ऑल अग्री नहीं, ये थोड़ा सा मेरे लिए इशू हो जाएगा, अगर को मैं अभी थ्योरी पढ़ाती हूँ और फिर हम चलते हैं अपनी इन लैब्स की तरफ, जो कि मैंने लिंक्स वगैरह आज के जो है मैंने ये 2 दिनों में जो परफॉर्म करेंगे उनके लिंक्स मैंने यहाँ डाल दिए हैं। तो अगर फिर मैं यहाँ पर जाती हूँ ना तो इसमें इशू क्या होगा, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जिनके रिजल्ट कुछ देर बाद आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम घंटा इसमें लगा देते हैं, आधी घंटा इसमें प्रेजेंटेशन में लगा देते हैं, और फिर जब मैं रन करूंगी फिर उसके रिजल्ट आने में देर होगा, तो आप लोगों के एनालिसिस में इशू होगा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि पहले हम वन बाय वन जो एटलीस्ट हमें आज के काम करने हैं ना, जो हमें टूल्स जो आज चलाने हैं उनको हम रन कर लेते हैं। मीन वाइल बैक साइड के ऊपर उनके रिजल्ट्स आते रहेंगे जब तक, फिर हम अपने थ्योरिटिकल जो लेक्चर है ना फिर हम उसको कवर कर लेंगे। और जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो हम प्रैक्टिकल की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आज का जो सिनारियो है वो हम क्या कर रहे हैं कि थ्योरी लेक्चर बाद में होगा, हम पहले प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिकल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमने करना है, नंबर वन, हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन जो है दोनों लेवल पर हम करेंगे। हम जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं उस लेवल पे भी प्रेडिक्शंस करवाएंगे, ठीक है। और हम जो हमारा 3D स्ट्रक्चर है उसकी प्रेडिक्शन भी करवाएंगे, ठीक है। और प्लस एक और जो काम हमने करना है वो क्या है कि हमने ये जो इस 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस करवाएंगे, जो ये प्रेडिक्शंस हमारी होंगी इनकी हमने इवेलुएशन जो है वो भी करवानी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा काम होगा वो सिर्फ इतना होगा कि हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और फिर उस टर्शियरी स्ट्रक्चर की यानी कि 3D स्ट्रक्चर की इवेल्युएशन करनी है। अब उसके लिए जो हमारे पास टूल हैं वो है, मैं आपको बताती चलूँ। उसके लिए जो हमारे पास टूल है ना, तो हमारे पास पहले ये साइब्रेड के नाम से एक टूल है, ठीक है, जिसके जरिए हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन जो है वो हम दो तीन मेथड से कर सकते हैं, और मैं आपको डिस्कस भी करूंगी। फॉर एग्जांपल द मोस्ट जो यूज होने वाला टूल है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड वो हमारा स्विस मॉडल है। दूसरा हमारा अल्फा फोल्ड है। अच्छा, अल्फा फोल्ड हमारा सर्वर भी जिसके जरिए आप स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन करवा सकते हैं, और अल्फा फोल्ड हमारा डेटाबेस भी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और ये हमारा, अच्छा, अल्फा फोल्ड और हमारा ईएसएम, ये दोनों जो है ना हमारे एआई बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन डेटाबेसेस हैं। कंप्लीटली एआई की बेसिस के ऊपर, एआई के एल्गोरिदम के ऊपर वर्क करके ये हमारे प्रोटीन की स्ट्रक्चर की जो प्रेडिक्शंस करवा के देते हैं। तो इस तरह से स्विस मॉडल हो गया, अल्फा फोल्ड हो गया, ईएमएस हो गया, ईएसएम हो गया, ये तीनों मेथड्स के जरिए हम अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन करवाएंगे, यानी कि प्रोटीन के सीक्वेंस जो कि हमारे अल्फाबेटिक फॉर्म में होता है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे 3D व्यू के अंदर, किस तरह से वो नजर आता है, ठीक है। और फिर उस स्ट्रक्चर की लेकर हम एनालिसिस करेंगे, इवेलुएशन करेंगे कि आइदर ये कितना अच्छा हमारा रिजल्ट जो है वो बना है, जो हम करेंगे प्रोस और सेव्स, ये दोनों सर्वर्स के जरिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक डिस्कवरी स्टूडियो का एक टूल आता है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग अपने कंप्यूटर में जो उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, उसको मैं अभी गो थ्रू भी करके दिखा दूंगी कि आपने किस तरीके से उसे डाउनलोड करना है, और फिर फर्दर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे होगा। और फाइनली भी हमारे ये 3 डेटाबेसेस हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, बट ये वाला प्रोसेस जो हमारा इंशाल्लाह ताला हम इसको कल देखेंगे। आज हमारा जितना हो सकेगा, नॉट नेसेसरी, जो भी हो सकेगा इजीली हम इसको करेंगे, ठीक है। तो हम पहले जाते हैं अपने साइप्रेड के ऊपर, और साइप्रेड पर जाकर, ठीक है। अच्छा, ये साइप्रैट जो है ना हमारा एक टूल है, ऑनलाइन टूल है, जिसके जरिए हम सिंपल क्या करवाते हैं, हमारे प्रोटीन का जो हमारे जो प्रोटीन का जो सीक्वेंस है ना उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करवाते हैं। एक्चुअली प्रोटीन जो है ना वो 4 लेवल्स के अंदर पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वॉटरनरी। ये क्या होते हैं इसको मैं अभी लेक्चर में डिस्कस करूंगी, हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि आपका जो साइप्रेड मेथड है, ये आपका जो सीक्वेंस होता है यानी कि प्राइमरी लेवल होता है उसको सेकेंडरी, उसमें से, उसमें अगर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो भी बन रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बाय द वे क्या होते हैं जी, एनीवन कौन कोई शेयर करना चाहेगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के नाम अगर कोई बताना चाहे आप लोगों में से तो? जी, एनीवन प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के नाम कोई बताना चाहे तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ और आंसर। जी अस्सलाम मिस, वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम, मिस मनीबा। जी मैडम मेरे पास वो जो बीटा शीट्स है दोज आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल जी, अल्फा और बीटा शीट्स जो किसी प्रोटीन में बनते हैं दोज आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। और बिल्कुल टर्शरी में हमारे पास अल्फा और बीटा शीट्स की जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बन जाती है, जो ओरिएंटेशन बन जाती है, वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। बिल्कुल ऐसा ही है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हमारे दो किस्म के होते हैं, एक आपका रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, दूसरे आपके इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं, अल्फा हेलिक्सिस, बीटा शीट। अगर आप अल्फा हेलिक्सिस और बीटा शीट को जस्ट गूगल करें ना, देखिए मैं आपके सामने अगर इसको गूगल करूं, ये चीजें समझना और रिकॉल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप डॉकिंग पे जाएंगे, आपने पेपर लिखना है, आपने रिपोर्ट्स बनानी है, तो आपको इन चीजों का जो है ना वो डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हेलिक्सिस,
ठीक है, अल्फा हेलिक्सेस जब हम प्रोटीन के एनालिसिस करते हैं ना, तो वो हमेशा हमें देखिए इस तरह से कॉइल लाइक नजर आता है। ठीक है, जैसे टेलीफोन की वायर, जो पीटीसीएल के टेलीफोन हुआ करते थे, अब तो मोबाइल आ गए, तो ये जो टेलीफोन की वायर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये हमारे अल्फा हेलिक्सेस कहलाते हैं। कैसे बनते हैं इसकी केमिस्ट्री में भी हम नहीं जा रहे, बट इनका जो शेप होता है उस तरह से नजर आता है। जबकि आपके जो बीटा शीट्स होती है ना, वो इस तरह से होती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन हुई भी होती हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये भी दो किस्म की होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक चेन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। बज़ाहिर देखने में ये ऐसी ही नजर आती हैं कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली पड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। और इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो एक चेन है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, यानी कि इनके एन टर्मिनल से सी टर्मिनल, ये भी एन टर्मिनल से सी टर्मिनल है, तो ये आपस में एक दूसरे की पैरेलल बीटा शीट्स कहलाती हैं। लेकिन अगर एक की डायरेक्शन एन से सी टर्मिनल है और दूसरे की जो है वो सी से एन टर्मिनल है, तो ये बीटा शीट आपस में एक दूसरे की एंटी पैरेलल कहलाती है, यानी कि बीटा शीट्स जो है वो दो किस्म की होती हैं। अच्छा, अब प्रोटीन चाहे कोई भी हो, बीटा शीट का जो स्ट्रक्चर देखने में नजर आता है ना, वो हमेशा ऐसे ही होगा। इसी तरह से अल्फा हेलिक्सेस का जो स्ट्रक्चर भी हमने देखा, वो किसी भी प्रोटीन में हो वो हमेशा ऐसे ही होगा। अब चूंकि ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा ना, तो इस किस्म के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कंजर्व सेकेंडरी स्ट्रक्चर या रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तीसरी जो हमारी टाइप होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की, दे आर कॉल्ड एज लूप्स। कॉइल भी कहते हैं इन्हें, लूप्स भी कहते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती है। आप इसको यूं समझ लें कि आप जस्ट अगर धागे को लेकर हवा में खड़े हो जाएं, पंखे के नीचे खड़े हो जाएं, ठीक है, तो वो मुस्तकिल कैसे डांस करता रहेगा ना। तो उसकी अपनी कोई शेप नहीं है, वो अकॉर्डिंग जैसे भी एयर मिल रही है उसको, वो अपनी अपनी शेप को चेंज किए जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास लूप्स और कॉइल्स होते हैं प्रोटीन के अंदर, जो अपनी शेप को जो है कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो चेंज होता है, इसी की वजह से आपका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज हो रहा होता है, वो फिक्स नहीं रहता। प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर हम कहें तो नैनो सेकंड के अंदर कई शेप्स, कई कन्फर्मेशन, शेप्स नहीं कहूंगी, कई कन्फर्मेशन जो है ना वो चेंज कर लेता है। ठीक है, अब वो जो कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं, वो जस्ट आपके कई एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके जस्ट कुछ एंगल्स के चेंज होने की वजह से होती है। ऐसा नहीं है कि शेप चेंज होने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये जो एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये उठ के अभी यहाँ आ जाएगा, ये उठ के या कहीं और चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली प्रोटीन जो है वो आपकी टूट ही जाती। जस्ट जो डिफरेंस आता है कंफर्मेशन में, वो आपकी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है, इस वक्त एक खास एंगल पे आपको यहाँ नजर आ रही है, तो ये स्लाइटली मूव करके इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, या ये ऊपर। अभी तो ये आपको ये 1D के अंदर, 2D के अंदर जो नजर आ रहा है ना, जब चीज 3D में होती है तो उसके एक्स, वाई और जी कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मूव करते हैं, इस जेड एक्सिस पे भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एलिमेंट जो है ना वो स्लाइटली थोड़ा सा आगे पीछे जो है वो हो सकता है। ये कहलाती हैं आपकी कन्फर्मेशनल चेंजेस। ठीक है, तो हम जो है साइपराइड का जो हमारा टूल है, इसके जरिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर की जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन जो है वो करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेटली अब किस प्रोटीन की करवानी है, उसके लिए हमें जो है वो एक सीक्वेंस चाहिए। अब सीक्वेंस जो है मैं फिलहाल कोई रैंडम लूंगी, ठीक है, आप कोई भी अपनी प्रोटीन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर, हम यूनिप्रोट पे जाते हैं। अच्छा, कल यूनिप्रोट का सर्वर जो था ना वो डाउन था, क्योंकि मैं इसको चला के देख रही थी। कई दफा कुछ सर्वर्स जो है ना, कुछ खास टाइम के लिए जो है वो चल नहीं रहे होते हैं, तो मैंने जस्ट ऐसी, कल नहीं चल रहा था, आई होप कि ये भी चल रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेती हूँ FABG, प्रोटीन को मैं ले लेती हूँ। FABG जो है ना, ये हमारा फैटी एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का जो साइकिल होता है, उस सिंथेसिस का जो साइकिल है, इलोंगेशन का जो एक पूरा पाथवे है, उसका एक एंजाइम है। और अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं ले लूँ विब्रियो कॉल्ब्रा से, तो सिर्फ विब्रियो ही लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो विब्रियो कॉल्ब्रा से लेट सपोज अगर मैं इसको ले लेती हूँ, अब विब्रियो कॉल्ब्रा की भी यहाँ पर, अब विब्रियो की भी यहाँ पर आपके पास आप देखेंगे तो डिफरेंट आपकी जो है वो
स्पीशीज जो है वो नजर आ रही हैं। ठीक है, हम इसमें से किसी को भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलरा का ये जो FABG है इसी को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका सीक्वेंस ले लेते हैं। बाय द वे चेक कर लें इसका स्ट्रक्चर मौजूद है कि नहीं। इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर मौजूद है कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ देखें मुझे ये 4 लेटर PDB ID जो है ना वो नजर आ रही है। और मैं नीचे आ जाऊं तो देखें यहाँ पे ये एक्सरे लिखा हुआ आ रहा है। एक्सरे का मतलब है ये एक्सपेरिमेंटली जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मैं बैक जाती हूँ, किसी और प्रोटीन को चेक कर लेती हूँ। देखिए मसला नहीं है, हम इसको भी ले सकते हैं, इसका भी दोबारा मॉडल बना लेंगे। लेकिन एक रियल सिनारियो क्या है कि हमने कैसी प्रोटीन पे काम करना है जिसका जो है वो अभी तक स्ट्रक्चर जो है एटलीस्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड के जरिए जो है वो सॉल्व ना हुआ हो। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं। ये भी आपकी FABG है, विब्रियो कॉलरा की डिफरेंट जो है वो स्ट्रैंड से जो है वो ली गई है। ठीक है, और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये अल्फा फोल्ड से तो सॉल्व हुआ है, जो हम भी करेंगे, यानी कि अल्फा फोल्ड में इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। और इसको हम देख भी लेंगे कि वहां पर ये मौजूद भी होगा। बट मैं आपको तरीका फिर भी बताऊंगी कि अल्फा फोल्ड में अगर को आपके पास कोई ऐसी प्रोटीन आ जाती है जिसका स्ट्रक्चर सॉल्व नहीं है, तो आप उसको कैसे स्ट्रक्चर सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड के जरिए जो है स्ट्रक्चर सॉल्व नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसका हम सीक्वेंस ले लेते हैं और इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेती हूँ और मैं साइप्रेट पर जाती हूँ। अब साइप्रेट पर देखिए कि साइप्रेट जो है ना बहुत ही जबरदस्त किस्म का टूल है। इसमें आप एक वक्त में एक नहीं बल्कि कई काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रोटीन जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो उसमें आप इस टूल के जरिए अपनी प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। प्लस अगर उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन हेलिक्स है तो आप उसकी प्रिडिक्शन भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपने इस वाले टूल को भी जो है वो साइन करना होगा। ठीक है, या फिर को क्लिक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने प्रोटीन में कोई डिसऑर्डर प्रोटीन का जो अगर कोई सीक्वेंस ऐसा आ रहा है उसको एनालाइज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल बेस इस प्रोटीन की ओवरऑल फोल्ड के ऊपर बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसी नॉवल होती हैं कि जिनका अल्फा फोल्ड भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होता। अच्छा रिजल्ट क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। आप यूं समझ लें आसान अल्फाज में कि अल्फा फोल्ड भी उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, तो उस सूरत में हम मॉडलिंग नहीं, होमोलॉजी मॉडलिंग नहीं करवाते, बल्कि हम फोल्ड रिकग्निशन जो है वो एक और टेक्निक है जिसमें हम प्रोटीन का ओवरऑल फोल्ड जो है ना वो थ्रेडिंग मेथड के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए ये सिर्फ उन प्रोटीन के लिए जिनका स्ट्रक्चर हमें नॉर्मल होमोलॉजी मॉडलिंग मेथड्स के जरिए नहीं मिल रहा होता, तो फिर हम इन मेथड्स को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे केस में, इस केस में एटलीस्ट ये नहीं है ऐसा, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। प्लस ये है कि अब ये आपका, ये देखें ये भी आपका जो है कि ये नए इसमें फीचर्स आ गए हैं कि आप इसके जरिए अपनी प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के साथ साथ 3D स्ट्रक्चर भी जो प्रिडिक्ट करवा सकते हैं, यानी कि ये आपका एक AI बेस्ड एल्गोरिदम भी इसके साथ अटैच है। फिर इसमें आप कोई अगर सिग्नल सीक्वेंस है जो हमने लास्ट टाइम सिग्नल पी के जरिए किया था, आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर को इस प्रोटीन के अंदर कोई ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अट्रैक्शन रखते हैं या बाइंडिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या सराउंडिंग में जो प्रोटीन, देखें अकेली तो नहीं पाई जाती ना प्रोटीन। अगर हम बॉडी के अंदर एज्यूम करें तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, साइटोप्लाज्म अगर इटसेल्फ लें, सेल के अंदर अगर प्रोटीन है तो साइटोप्लाज्म इटसेल्फ उसके अंदर पानी भी है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स भी हैं, और इसके अलावा डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट अदर मॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो उन सब के साथ भी तो इंटरेक्ट करती होगी ना, तो वो इंटरेक्शन अगर उसके साथ होता है या नहीं होता, तो उसको भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। मतलब ये कहने का है कि आप यहाँ पर साइप्रेट के जरिए एक नहीं बल्कि मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। बट जितनी आप टास्क देंगी डेफिनेटली इतना ही ये टाइम आपके पास लेगा, मजीद लेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर जो है वो एक तो ये डोमेन प्रेडिक्शंस को डाल देते हैं कि हमें ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अलावा डोमेन प्रेडिक्शंस भी करवा के दे। और अगर कोई ये यूकेरियोटिक प्रोटीन है तो ये हमें उसकी फंक्शनल प्रेडिक्शन भी करवा के दे। लेकिन हमारे केस में यूकेरियोटिक प्रोटीन है, दिस इज फ्रॉम विब्रियो कॉलरा जो मैंने अभी उठा लिया।
ठीक है, तो डेफिनेटली विब्रियो कॉलरा जो है वो हमारा यूकैरियोट में नहीं आता, तो इस वजह से हम सिंपल इसको यहाँ से चेक नहीं करेंगे। हाँ, हम इस पे चेक कर लेते हैं कि अगर को हमारी प्रोटीन किसी मेटल के साथ बाइंड करती है तो उसकी भी प्रेडिक्शन है वो करवा के दे दे। अगर को हमारी सीक्वेंस के अंदर कोई मेटल बाइंडिंग साइट्स होगी तो उसकी प्रेडिक्शन जो है वो करवा देगी। ठीक है, हम सिंपल क्या करते हैं, अपने सीक्वेंस को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, अपनी जो भी जॉब है या सीक्वेंस का कोई नाम देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं, इट्स कंप्लीटली ऑन यू। अच्छा, अगर को आपको यकीन है कि आप लॉन्गर टाइम तक अपनी मशीन को ऑन रख सकते हैं, इंटरनेट का कोई इशू नहीं होगा, कोई लाइट का इशू नहीं होगा, तो आप बेशक अपना ईमेल आईडी ना दें, अदरवाइज आप अपना ईमेल आईडी दे दें, तो आपका जो रिजल्ट है जब भी कंपाइल होगा वो लाजमी तौर पे आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी ये रन हो रहा है, ठीक है, इट टेक्स टाइम, तो हम आज आगे चलते हैं और इसके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे जब इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जो दो तीन टूल्स हमें चलाने थे आज, मैं इसके ऊपर जाके आपको जस्ट पहले इनको यूज करना और इन पे सबमिशन करना जो है वो आपको बता देती हूँ। दूसरा हमारा जो टूल है वो हमारा है स्विस मॉडल। ये हम अब स्विस मॉडल और इसके बाद हमारा ईएसएम है और हमारा अल्फा फोल्ड है। तो ये तीन हमारे जो मेथड्स है ना, ये होमोलॉजी मॉडलिंग के मेथड। होमोलॉजी मॉडलिंग क्या होती है, ये भी लेक्चर के अंदर, थ्योरी लेक्चर के अंदर मौजूद है। अभी आप सिर्फ इस टर्म को समझें कि प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर के प्रिडिक्शंस के लिए जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से अल्फा फोल्ड जो है वो एक टूल भी है और उसका एक डेटाबेस भी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से स्विस मॉडल जो है वो एक टूल भी है। अगर आपने स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है तो आप स्टार्ट मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे और पहले से जो स्ट्रक्चर स्विस मॉडल के जरिए प्रेडिक्ट हुए हुए हैं तो वो उसके अपने रिपोजिटरी के अंदर मौजूद है, अपने डेटाबेस में मौजूद है। आप यहाँ से जाके अगर फॉर एग्जांपल सी एलिगेंस से है अगर आपकी प्रोटीन, फॉर एग्जांपल माउस से है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन से है, फॉर एग्जांपल इकोलाई से है, फॉर एग्जांपल माउस से, ग्रेस से है, या फिर इस तरह से आपके पास ये फ्रूट फ्लाई और ये डिफरेंट आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है, अगर आपकी प्रोटीन यहाँ इनमें से किसी एक पर है तो अपने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करके और अपनी आप जो भी आपकी प्रोटीन है उसका नाम डाल के उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने केस के अंदर क्या कर रहे हैं, चूंकि मैं अभी आपको जो है वो टूल को इस्तेमाल करना चलाना बता रही हूँ, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपनी मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, अपना सीक्वेंस जो है हम सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और जैसे ही मैंने पेस्ट किया इसने ऑटोमेटिकली, अगर हमारे सीक्वेंस में कोई ऐसा एरर नहीं होगा ना, तो इस तरह से वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसको कलर कर देगा। ठीक है, अच्छा, अगर को आप अपनी प्रोटीन के साथ उसका कोई लिगेंड जो है वो भी मॉडल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये हेट्रो टारगेट के अंदर जो है आप अपना वो केमिकल कंपाउंड जो है ना उसको भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन या फिर अगर आप दो प्रोटीन को एक साथ मॉडल करना चाहते हैं उस केस में, फॉर एग्जाम्पल दो प्रोटीन अलग कैसे होंगी, आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जो है ना वो एक्चुअली एक टेट्रामर है, इसमें दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन्स पाई जाती हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन एक चेन नहीं है, एक प्रोटीन का सीक्वेंस नहीं है, उसमें चार चेन्स मिलती हैं तो वो एक प्रोटीन बनती है। ठीक है, इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है, उसको भी हम लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोटीन, अच्छा, भी जो अल्फा और बीटा चेन है ना इनके सीक्वेंस भी एक दूसरे से अलग है। ठीक है, यानी कि आप ये सपोज कर लें ये अल्फा चेन है तो बीटा चेन का जो सीक्वेंस है ना वो अलग है। अब अगर ऐसी किसी प्रोटीन पे आप काम कर रहे हैं जिसमें दो अलग अलग चेन्स हैं तो डेफिनेटली आपको सीक्वेंस भी इन दोनों के अलग अलग जो है वो डालना पड़ेंगे और फिर आप इसका मॉडल बनाएंगे। लेकिन डेफिनेटली अभी हमारे केस के अंदर जो है ये ऐसी प्रोटीन नहीं है जिसके अंदर मल्टी चेन्स हो। हम इसको ये हमारी सिंगल चेन प्रोटीन है, हम इसको जस्ट यहाँ से वो कर देंगे। अच्छा, मैं इसको चूंकि इसमें मुझे कुछ भी नहीं डालना, हम अभी फिलहाल एक ही चेन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगेन आप अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल FAVG हम डालना चाहते हैं। ईमेल भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल दें, नहीं डालना चाहें, बट नॉर्मली इसका रिजल्ट आ जाता है, जल्दी आ जाता है। ठीक है, अब दो बातें हैं, या तो पहले आप इसका टेम्पलेट सर्च करवाएं। टेम्पलेट क्या होता है, लेकिन जब भी प्रोटीन को आपका क्या करता है, इसकी कहानी मैं आपको बताऊं, करता ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो RCSB का जो डेटा बैंक है ना, आपके पास RCSB का जो डेटाबेस है जिसके अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि किसके जरिए सॉल्व हुए हुए हैं, एक्सरे के जरिए सॉल्व हुए हुए हैं या फिर NMR के जरिए सॉल्व हुए हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के जरिए सॉल्व हुए हुए हैं।
आपका जो स्विस मॉडल है ना वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी सीक्वेंस को उठाता है और उसका ब्लास्ट करवाता है बैक एंड के ऊपर। आपको नजर कुछ नहीं आ रहा, वो बैक एंड पे जाके ब्लास्ट करवाता है इस पीडीबी डेटा बैंक के अगेंस्ट, ठीक है। और वहां पर इसको जो जो सीक्वेंस, चाहे वो ग्लोबली अलाइन करें, देखिए ये टर्म आपके लिए नई नहीं है, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ग्लोबल अलाइनमेंट्स क्या है और लोकल अलाइनमेंट्स क्या है। तो चाहे वो सीक्वेंसेस, आपने जो सीक्वेंस आरसीएसपी डेटा बैंक में जो दिया है, जिसके जरिए आप अपने सीक्वेंस का जैसा स्ट्रक्चर तलाश करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज स्ट्रक्चर सीक्वेंस ही से बनता है ना। तो अगर आप अपने सीक्वेंस के जैसा कोई स्ट्रक्चर आरसीएसपी डेटा बैंक में सर्च करना चाहते हैं, तो स्विस मॉडल क्या करता है, बैक एंड पे जाके इसका ब्लास्ट चलाता है और फिर ये देखता है कि आइदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि आपकी सीक्वेंस के साथ अलाइन कर रहे हैं। अब अलाइनमेंट जो है ना वो आपकी फुल लेंथ अलाइनमेंट भी हो सकती है, यानी कि आपकी इस तरह से अगर मैं कहूँ कि ये, तो आपकी ये ग्लोबल अलाइनमेंट भी हो सकती है आपके सीक्वेंस के साथ, और ये कोई लोकल अलाइनमेंट भी हो सकती है, यानी कि कुछ छोटे से रीजन के साथ अलाइन करके दे रहा हो। वट एवर द रीजन इज, आपका जो कहना चाहिए स्विस मॉडल है, ये सबसे पहले आपके प्रोटीन के जैसा प्रोटीन जिसका स्ट्रक्चर सॉल्व हुआ हो आरसीएसबी डेटा बैंक के अंदर, उसको सर्च करता है। फिर आइदर उसकी जो भी सीक्वेंस आइडेंटिटी है, उसकी क्यूरी कवरेज है, उसकी ई वैल्यू है, ये उस मॉडलिंग करके दे देता है, ठीक है। फिर जो मॉडल का रिजल्ट आता है, वहां पर देखते हैं कि आपका जो टेम्पलेट था वो कितना परसेंट इसके साथ अलाइन कर रहा था, कौन सा मॉडल है जिसके साथ आप आगे मूव करना पसंद करेंगे और किसको आप ड्रॉ कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। तो टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आपके, जिसका सीक्वेंस आपके सीक्वेंस से मैच करता हुआ हो, ठीक है, उसको देखते हुए जो है होमोलॉजी मॉडलिंग के अंदर आपके स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन की जाती है। आप यूं समझ लें, एक प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर लेट सपोज ये है, ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे एक ऐसे एक रैंडम एक स्ट्रक्चर जो है वो गोलमोल सा करके दिखा दिया। अब आपका जो सीक्वेंस था ना वो इस स्ट्रक्चर के सीक्वेंस के साथ 90%, 70%, 50% आइडेंटिकल है, ठीक है। तो साइंस ही कहती है कि बेशक आपका सीक्वेंस डायवर्सिटी जो है वो अगर 30% तक भी है, 40-50% तक भी है ना, तो भी आपका जो ओवरऑल फोल्ड है, ओवरऑल फोल्ड का मतलब है कि जो शेप आपको इस वक्त जो नजर आ रही है, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आती हैं, ऑलमोस्ट कमोबेश स्ट्रक्चर की जो शेप है वो सेम रहती है। शेप का मतलब है फोल्ड सेम रहता है, ठीक है। तो होमोलॉजी मॉडलिंग में क्या होता है कि ये आपका टेम्पलेट जो है ये सर्च कर लिया गया। अब आपके पास लेट सपोज ये सीक्वेंस था, ठीक है, अब सीक्वेंस के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं इसको दूसरा कलर दे देती हूँ, सीक्वेंस के अंदर आपके पास ये नंबर 1 अमाइनो एसिड था, ठीक है, फिर ये नंबर 2 अमाइनो एसिड था, फिर ये नंबर 3 अमाइनो एसिड था, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर सारे अमाइनो एसिड थे। अभी जो नंबर 1 अमाइनो एसिड है ना, लेट सपोज आपकी प्रोटीन का जो टेम्पलेट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसका जो भी नंबर 1 अमाइनो एसिड है ना उसके साथ, यानी कि जब अलाइनमेंट हुई थी, तो फॉर एग्जाम्पल पहला अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर में जो था वो ए था, ठीक है, एलानीन था। और आपका जो ये सीक्वेंस है इसमें भी पहला अमीनो एसिड जो है वो ये ए है, ठीक है। तो इस ए को इस ए के साथ साथ जो है ना ओवरलैप कर दिया जाता है। अभी समझ लें कि जिस तरह से बच्चा जो है वो ट्रेसिंग बुक के अंदर जो डॉट्स डले हुए होते हैं उसको जस्ट ट्रेस करता है और वो ए बी सी डी बना लेता है, फिर 1 2 3 और फिर अलिफ बे पे बना लेता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली टेम्पलेट जो है ना वो ऐसा ही होता है कि वो आपको एक स्केचिंग प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है, जिसमें डॉट्स डले हुए हैं। आपने अपने सीक्वेंस को अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट उन डॉट्स के ऊपर प्लेस करते जाना है, ठीक है। आप जब अपने अमाइनो एसिड्स को इसके ऊपर ये देखिए प्लेस करते जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली आपने अपना ये जो लीनियर स्ट्रक्चर था इसको 3D के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब वो 3D कन्वर्जन क्या होती है, उसके अंदर डेफिनेटली पूरा मैथमेटिकल वर्क है, उसमें हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बट ये आपका जो 1D है, आपका जो सीक्वेंस लीनियर सीक्वेंस है, जब हम इसको मॉडलिंग करते हैं तो वो मॉडलिंग के अंदर जो बैक एंड के ऊपर कहानी होती है ना वो यही होती है कि आपका टेम्पलेट जो है ना वो इस तरह से, उसके ऊपर आपका सीक्वेंस जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर वो रखता चला जाता है और फिर फाइनली इस फॉर्मेट को वो 3D के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो आपका एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो जाता है। ये कहलाता है होमोलॉजी मॉडलिंग मेथड। तो स्विस मॉडल के अंदर क्या होता है, स्विस मॉडल में भी हम यही कर रहे होते हैं। एक तो ये होता है कि आप पहले उसका टेम्पलेट सर्च करें और फिर जब आपको बेहतर टेम्पलेट लगे उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हुए आप मॉडल बनाएं, और नहीं तो आप डायरेक्ट जो है वो उसकी
मॉडलिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपने केस के अंदर फिलहाल इसकी डायरेक्ट मॉडलिंग ही करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसका भी चूंकि रिजल्ट आएगा, टाइम लगता है इसमें भी थोड़ा सा, बट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन ये जल्दी हो जाता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अल्फा फोल्ड के ऊपर। अब अल्फा फोल्ड के अंदर क्या होता है, देखिए अल्फा फोल्ड के अंदर ना, अल्फा फोल्ड के अंदर एक तो ये कि देखें आपको ये मेरे मैं इस वक्त यहाँ पर ये रजिस्टर्ड हो गई हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे ना तो आपको यहाँ पर इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। फ्री है, आप अपने गूगल अकाउंट के साथ जो इसको जस्ट रजिस्टर कर दें तो आपके पास जो है वो पेज इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, ये कहते हैं कि आप एक दिन में जो है ना वो 30 जॉब्स जो है ना वो सबमिट कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल इसमें कोई नई जॉब जब अगर डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंटिन्यू एंड जॉब रिव्यू पे नहीं जा रहे हम, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये कह रहा है कि आपको जो एआई मॉडलिंग करनी है, एआई बेस्ड होमोलॉजी मॉडलिंग करनी है अल्फा फोल्ड सर्वर के जरिए, वो किसकी कर रहे हैं आप, प्रोटीन की कर रहे हैं, डीएनए की कर रहे हैं, आरएनए की कर रहे हैं, किसी आयन की कर रहे हैं या किसी लिगेंड की कर रहे हैं। हम अपने केस में हमारे पास एक प्रोटीन का सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोटीन का सीक्वेंस है, उसके बाद हम अपना प्रोटीन का जो सीक्वेंस है ना वो यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आपका जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस मस्ट कंसिस्ट ओनली लेटर फ्रॉम ए टू बी, इसमें ऐसा कह रहा है। अच्छा, इसको ये कह रहा है, आई थिंक ये इसको फास्टा फॉर्मेट चाहिए, शायद ये इसलिए ऐसे कर रहा है। चेक कर लेते हैं इसे। काम दोबारा करती हूँ मैं इसको। अच्छा, सही। एक्चुअली लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वही सीक्वेंस है ये, जैसे इसने लोड होने में थोड़ा सा टाइम लिया था। अच्छा, अब जब इसने लोड कर लिया, मैंने उसको कॉपी कर लिया था कि शायद ये फास्टा फॉर्मेट का इशू हो, बट ये फास्टा फॉर्मेट का नहीं है, आपने सिंपल सीक्वेंस ही डाला है। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको कंटिन्यू एंड प्रीव्यू जॉब के ऊपर चले जाना है। आपने जस्ट इस पे क्लिक कर देना है। ये कह रहे हैं कि नॉर्मली रिजल्ट जो है वो आपके 2 आवर्स के अंदर आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली इससे जल्दी ही आ जाते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप कंफर्म करना चाहते हैं, मैं कह रही हूँ यस कंफर्म कर दें तो, और ये अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो दोबारा एडिट पे चले जाएं। आप इसको कंफर्म एंड सबमिट करवा दें, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपकी जॉब जो है वो सबमिट हो गई है, तो ये देखें यहाँ पर, ये मैंने कल एक मॉडल चलाया था, ये उसका रिजल्ट है 21 तारीख का, और ये अभी रन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका भी रिजल्ट जब तक आएगा हम जाएंगे आगे वाले के ऊपर। आगे हमारे पास है अल्फा फोल्ड का जो डेटाबेस है, हम उसके ऊपर जा रहे हैं कि अल्फा फोल्ड का जो डेटाबेस है उसको हम कैसे समझ सकते हैं या उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि चूंकि अल्फा फोल्ड जो है ना, जब से ये आया है इसने बड़ा मतलब स्पीडली काम कर रहा है, और इसकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट हैं कि बकायदा इसको जो है वो अब आप पब्लिश जो है वो कर सकते हैं। स्विस मॉडल के जो स्ट्रक्चर्स थे उसको भी आप पब्लिश कर सकते थे, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर एआई और एल्गोरिदम जो है वो स्विस मॉडल से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, और स्विस मॉडल में शायद गलतियां हों, बट अल्फा फोल्ड के अंदर अभी तक जो एनालिसिस की गई है इसकी जो प्रोडिक्शंस हैं वो सुपर क्वालिटी की होती हैं। तो लोग जो हैं इसको बकायदा पब्लिश करवाते हैं पेपर्स के अंदर, और उनको इसके लिए बकायदा एक एलोकेटेड एक स्पेसिफिक डेटाबेस जो है वो बनाया गया, ताकि आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टाइम जाया ना हो लोगों का। एक दफा अगर किसी ने कोई स्ट्रक्चर बना लिया है और उसी स्ट्रक्चर की आपको जरूरत पड़ती है, तो आप जस्ट पहले डेटाबेस में जाके इसको सर्च कर लें, और वहां से उसका स्ट्रक्चर जो है, बजाय इसके कि आप उसको दोबारा रन करें, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने भी आपको बताया था कि ये वाली जो हमने प्रोटीन उठाई है इसका स्ट्रक्चर जो है वो सॉल्व अभी एक्सपेरिमेंटल मेथड के जरिए नहीं हुआ, लेकिन प्रिडिक्शंस जो है वो इसकी अल्फा फोल्ड ने करवा दी है, ठीक है। अब अल्फा फोल्ड ने इसकी जो प्रिडिक्शंस करवाई है ना,
तो ये देखें, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अल्फा फोल्ड का, अल्फा फोल्ड में एक तो ये इस नाम से मौजूद है, दूसरा ये इस नाम से मौजूद है। ठीक है, ये वाला जो है ना, इसमें इसकी सिर्फ एक चेन जो है वो बनाई गई है, जबकि इसके अंदर इसकी बताया गया है कि प्रोटीन जो है वो शायद डायमर फॉर्म में, यानी कि क्वार्टनरी फॉर्म में पाई जाती होगी। तो ये इसका डायमर मल्टी चेन स्ट्रक्चर जो है वो इस नाम से मौजूद है, इस नंबर से मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करती हूँ, देखिए हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे अल्फा फोल्ड के इस डेटा बैंक के ऊपर। ठीक है, ये इसका एक्सेशन नंबर है। ठीक है, दिस इज द एक्सेशन नंबर। मैं इसको यहाँ डालती हूँ कंट्रोल सी करके, और मैं आती हूँ ये यहाँ पर, इसको चेक कर लेते हैं कि अल्फा फोल्ड का ये एक्सेशन नंबर अगर मैं डालती हूँ, तो ये कह रहा है नो सजेशन। द रीजन इज के एक्सेशन नंबर जो ये लेगा ना वो ये लेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दो नाम से ये मौजूद है, तो मैं जस्ट पहले इसका जो एक्सेशन नंबर है उसी के ऊपर चली जाती हूँ। और यहाँ पर भी कह रहा है कि देखें आपका ये जो प्रोटीन है ये होमोडाइमर मोनोमर की फॉर्म में भी पाई जाती है और होमोडाइमर की फॉर्म में भी पाई जाती है। अब आपको जो है वो कौन सा डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं मोनोमर की बात कर रही हूँ, तो ये कह रहे हैं कि दिस इज द प्रोटीन स्ट्रक्चर जो अल्फा फोल्ड ने जो है वो आपके लिए बना के इस डेटा बैंक में जो है वो सबमिट कर दिया है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है उसको भी अभी हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर इस तरह से मौजूद है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि आपका, देखें आपका जो रिजल्ट है ना वो यहाँ पर इस तरह से आता है। अब ये देखें, इसने आपके प्रोटीन का जो है ना ये स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाकर दे दिया। आप चाहें तो इसको 3D, इसका 3D विजुअलाइजेशन जो है ना वो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने एक एप्लीकेशन अटैच की हुई है, जिसमें आप इसको स्ट्रक्चर को मूव करके देख सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, आप अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास दो डिफरेंट जो है ना वो मिलते हैं, वैल्यूज मिलती हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप बताते हैं कि आपका प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है हाउ गुड इट इज। ठीक है, एक आपकी वैल्यू है PLDDT वैल्यू, और दूसरी आपकी कहलाती है PAE स्कोर। ठीक है, PAE स्कोर, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि PLDDT जो है ये आपका क्या है, पर रेजिड्यू मेजर ऑफ लोकल कॉन्फिडेंस, कि इंडिविजुअली हर अमाइनो एसिड को जब मॉडल किया गया तो उसका क्या स्कोर था। ये स्कोर जो है आपका होता है 0 से लेके 100 के इन बिटवीन। ठीक है, अच्छा अब जो ये कलर आपको नजर, ठीक है, अकॉर्डिंगली आ रहा है। अगर को आपका फॉर एग्जांपल ये जिस इस वक्त मैं फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, तो देखिए मैंने इस वक्त एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, या मैं इधर आ जाऊं तो मैंने इस अमाइनो एसिड को सिलेक्ट कर लिया। ये अमाइनो एसिड क्या है, देखिए इसके यहाँ पर लिखा हुआ है ये ए, दिस इज चेन ए सीरीन 37। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आप देखेंगे कि माउस हटाऊंगी तो ये चला जाएगा। तो ये देखिए सीरीन 37 जो है इस बॉक्स में लिखा हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो स्ट्रक्चर है इसमें मैंने जिस अमाइनो एसिड को इसका सिलेक्ट किया हुआ है ये सीरीन अमाइनो एसिड है, जो कि पोजीशन नंबर 37 के ऊपर पाया जाता है। और इसका PLDDT स्कोर जो है वो 95.38 है, वो भी देखिए इसी बॉक्स में लिखा हुआ है, जो कि 90 से अबव है। इसी वजह से इस अमाइनो एसिड का जो कलर है ना आपको देखें वो डार्क ब्लू नजर आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूं और मैं, एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा छोटा करूं, देखिए इस वाले अमाइनो एसिड को देखूं, ये आपका स्पार्टिक एसिड 199 है, और इसका देखिए PLDDT स्कोर जो है वो 89.50 है। बिल्कुल थोड़ा सा कम रह गया है 90 से। ठीक है, लेकिन चूंकि 90 से कम है तो देखिए इसका कलर जो है ना वो लाइट ब्लू कलर में आ रहा है। ठीक है, जबकि आप अगर गौर से देखें तो आपके पास टर्मिनल पर ये एक दो अमाइनो एसिड हैं जिनका जो PLDD स्कोर जो है वो 56 है। ठीक है, 56 का मतलब है कि आपका ये येलो कलर से आपको नजर आ रहा है। तो इंडिविजुअली अमाइनो एसिड का जो भी PLDD स्कोर होता है ना उसके अकॉर्डिंगली इसको कलर दिया जाता है। जितना आपका PLDD का स्कोर टूवर्ड्स मतलब 100 की तरफ होगा, इतना ही आपका जो रिजल्ट जो है, यानी कि स्ट्रक्चर की जो प्रिडिक्शन की गई है ना वो इतनी ही कॉन्फिडेंट होगी। इतना ही उसका रिजल्ट जो है ना, आप ऑथेंटिकेशन उसकी जो है वो बहुत अच्छी आप प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप इसका जो है वो क्या कहते हैं, मॉडल का जो कॉन्फिडेंस है वो चेक कर सकते हैं। प्लस अब इसके अंदर ये बता रहा है एक डोमेन पाया जाता है TED के नाम से, जो कि एनसाइक्लोपीडिया के अंदर मौजूद है, और इसके लर्न मोर के ऊपर हम जाएंगे
तो यहाँ पर जो है आपके पास उस डोमेन के हवाले से भी जो है वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके डोमेन की इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ से भी ले सकते हैं, बट इसको हम मुख्तलिफ तरीके से, लाइक स्कोप से, कैट से, पी फैम से, इंटरप्रो स्कैन से, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वीक में हमने इसको देख लिया था, उसके जरिए भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। उसी चीज की रिपीटेशन जो है ना वो आपको यहाँ पर इसकी ऑलमोस्ट नजर आती है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि दिस प्रोटीन डज नॉट करंटली हैव एनी एनोटेशन। कोई इसकी बहुत ज्यादा डीप एनोटेशन मौजूद नहीं है, अगर होती तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती। दूसरा, ये जो मॉडल बनाया गया है ये ईयर 2022 में बनाया गया है, जबकि इसका सीक्वेंस लास्ट टाइम जो अपडेट किया गया था वो ईयर 2000 के अंदर किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपकी जो प्रोटीन है इसका स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने अल्फा फोल्ड के जरिए जो है वो प्रेडिक्ट करवाया है और इसकी इवेल्युएशन जो है वो कर दी। अब ये पीएई स्कोर जो है वो क्या होता है? पीएई स्कोर एक्चुअली कहलाता है आपका प्रिडिक्टेड अलाइंड एरर। प्रिडिक्टेड अलाइंड एरर, इसमें क्या करते हैं कि आपका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इसको, जो पहले से डेटा बैंक में मौजूद स्ट्रक्चर्स है ना उनके साथ, या इससे जो रिजेंबल स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ अलाइन किया जाता है। और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ आपको एक डायगोनल लाइन नजर आ रही होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब जितना डिफरेंस इस अमाइनो एसिड का इस अमाइनो एसिड के साथ होगा, इतना ही इसका जो कलर है ना वो डार्कर होता चला जाएगा, सॉरी लाइटर होता चला जाएगा। और जितना दोनों का डिस्टेंस जो है वो क्लोज होगा, इतना ही इसका कलर जो है वो डार्कर होता चला जाएगा। यानी कि हम ये कहें कि दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो डिस्टेंस है, ओवरऑल जो शेप का जो डिस्टेंस है, वो अगर जीरो है मतलब ना होने के बराबर है, तो कलर उसका डार्कर होगा। लेकिन जब दो स्ट्रक्चर्स को हम आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं, और अलाइन करने के बाद अगर उनके दरमियान डिस्टेंस पाया जाता है, तो वो कलर जो है वो लाइटर मोड की तरफ आ जाएगा। यहाँ दोनों का स्ट्रक्चर जो है जब अलाइन किया गया, तो अभी देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो डार्कर मोड के अंदर आ रहा है। यानी कि आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो एक अच्छी हेल्थ के अंदर जो है वो मौजूद है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो प्रिडिक्शंस है वो काफी अच्छी हो गई हैं। सही है? तो ये आपका अल्फा फोल्ड के अंदर, अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रिडिक्शन करवानी है तो आप अल्फा फोल्ड के डेटा बैंक में जाकर देख लें कि आइदर इसका जैसा कोई स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है कि नहीं है। फिर हम डोमेन और एनोटेशन वो साइड में भी दी गई थी, और यहाँ पर भी इसका पूरा जो है वो चैप्टर मौजूद है, जिसमें ये कह रहे हैं कि आपका ये जो प्रोटीन है ना, इसको ये कैथ और स्कोप भी जो है ना आपके दो डेटा बैंक हैं जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, कि ओवरऑल आपके प्रोटीन का जो ओवरऑल फोल्ड है, शेप जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली कैथ जो है ना वो उसको इस तरह से क्लासिफाई करता है। मैं अगर इसके ऊपर चली जाऊं इस एक्सेशन नंबर पे, तो हम कैथ के डेटा बैंक पे चले जाएंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली ये क्या कह रहे हैं कि ये आपकी जो प्रोटीन है ना, इसके अंदर एनएडीपी बाइंडिंग डोमेन पाया जाता है। और एनएडीपी बाइंडिंग डोमेन का जो एक दूसरा नाम होता है ना वो कहलाता है रॉसमैन फोल्ड। ठीक है, तो इस आपकी प्रोटीन का जब स्ट्रक्चर किया गया तो इसमें देखा गया कि इसके अंदर जो है वो रॉसमैन लाइक स्ट्रक्चर, रॉसमैन लाइक डोमेन जो है ना वो पाया जाता है। अच्छा, चूंकि हमारी प्रोटीन जो है ना वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करती है। ठीक है, एनएडी को एनएडीएच में, या एनएडीएच को एनएडी के अंदर मतलब काम करती है, आई थिंक रिडक्शन कर रही है। तो जिसमें आपका जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड होता है, तो इसका मतलब है कि एनएडी को या एनएडीपी को एनएडीएच में या एनएडीपीएच के अंदर कन्वर्ट कर देती है। रिडक्शन का रिएक्शन जो है यहाँ पर हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो फंक्शन था प्रोटीन का, वो उसके डोमेन के साथ भी जो है वो लिंक कर जाता है। फिर हम आगे चलते हैं एनोटेशन की तरफ। तो एनोटेशन में इसने इसी स्ट्रक्चर को जो है वो डिटेल में अगेन दोबारा वही सारी चीजें बताई हुई है कि आपके प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो ये है। ठीक है, इसका जो PLDTT और जो आपका PAE का जो स्कोर है वो सिंपल ये आ रहा है। और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपका प्रोटीन जो है वो अच्छी तरीके से मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो, अगर इसके जैसे सिमिलर प्रोटीन को सर्च करना है तो यहाँ पे ही कह सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि आपके पास ये तमाम लिस्ट आ जाती है। ठीक है, इन तमाम प्रोटीन के साथ
देखें इनका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस की लेंथ जो है वो भी सेम है। ये किन स्पीशीज के साथ किन बैक्टीरिया से लिया गया उनकी भी लिस्ट आपके पास आ जाती है। और उनका जो PLDDT स्कोर है वो भी आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, ये सिर्फ 10 नहीं, अगर आप नीचे देखें तो देखें नीचे कह रहे हैं तकरीबन ये 9,47,000 कुछ सीक्वेंसेस हैं। लेट सपोज मैं अगर इसमें 100 को ले लेती हूँ, टॉप 100 को ले लेती हूँ, तो देखते हैं कि भाई टॉप 100 में जाते जाते अभी तक तो देखें इसका PLDD स्कोर चेंज नहीं हुआ। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, टू चेक आइदर के हमारी प्रोटीन के जैसे प्रोटीन जो अभी तक भी देखें, मैं पेज नंबर, मैं तकरीबन कितने, काफी आगे जा चुकी हूँ। अच्छा, अब ये मूव कर रहा है। अब यहाँ से देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका 98 से 97 के ऊपर आ गया है। ठीक है। अच्छा, मैं और आगे चलती हूँ। मजीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका PLDD स्कोर जो है वो कहाँ तक जा रहा है। अभी तक भी आप देखें तो आपके PLDD स्कोर के अंदर यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं आ रहा है। इवन जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है। अब जबकि प्रोटीन बदल चुकी है, देखो प्रोटीन यहाँ पर वो FABG नहीं है, अभी आपकी दूसरी प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, 2D हाइड्रो 3 डीऑक्सी 5 डिहाइड्रोजनेज। ये एक दूसरा एंजाइम है जो कि किसी दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि इवन प्रोटीन के सीक्वेंस के अंदर अगर चेंज हो भी जाए तो ओवरऑल जो फोल्ड होता है ना, जो शेप होती है प्रोटीन की, वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं हो रही होती है। तो इसका मतलब देखो अगर आप गौर से, तो यूनिप्रोट के भी डेटा बैंक के अंदर या प्रोटीन सीक्वेंस डेटा बैंक में 9,47,000 प्रोटीन्स ऐसी हैं कि जिनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा इसी प्रोटीन के जैसा रेसमोन फोल्ड्स के अंदर पाया जाता है, जो कि नॉर्मली NADH या NADP के साथ जो है वो बाइंड करता है। ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाली इंफॉर्मेशन भी यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, हमारा एक और जो टूल है उसकी तरफ हम चलते हैं। वो हमारा कहलाता है ये वाला ESM के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है। और ESM पे जाके ये भी आपका AI बेस्ड टूल है। ठीक है। इसमें आपने अगेन प्रोटीन के सीक्वेंस को डालना होता है, जैसे आपने यहाँ पर, अच्छा प्रोटीन का सीक्वेंस हमें डालना है। कहाँ गया प्रोटीन का सीक्वेंस। ये हमने प्रोटीन का सीक्वेंस इसमें डाला। ठीक है। और इसको जस्ट, अच्छा इसमें एक ये है कि इसमें फिलहाल जो प्रोटीन की जो लेंथ है ना वो 768 अमाइनो एसिड से ज्यादा नहीं लेता। अगर इससे ज्यादा की लेंथ होती है ना तो फिर इसकी जो प्रिडिक्शंस है ना वो खराब हो जाती हैं। मतलब फिलहाल ये सिर्फ जो प्रोटीन की जो लेंथ है उसके ऊपर इसकी लिमिटेशन है, इससे ज्यादा की प्रोटीन को वो एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, इसके अलावा ये प्रोटीन DNA RNA तीनों की जो है वो 3D मॉडलिंग जो है वो, होमोलॉजी मॉडलिंग जो है ये स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करवा सकता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल चले जाएंगे रन फोल्ड के ऊपर। अच्छा, ये भी रन हो रहा है। और इसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, मैं इसको दिखा देती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इसने स्ट्रक्चर प्रोडक्ट करके दे दिया है, और जिस तरह से वहां पर आपके पास वो था PLDDT स्कोर था, PAE स्कोर था ना, इसी तरह यहाँ पर CAE स्कोर होता है। ठीक है। ये आपका सीक्वेंस अलाइंड जो एग्जामिनेशन है ना वो हो रही होती है, और उसके अकॉर्डिंगली ये देखें, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी आपकी कलर इंडिकेशन है कि वो अमाइनो एसिड जिनका कलर इस तरह से ब्लू कलर में या लाइट ब्लू कलर में आ रहा है, तो उनकी प्रिडिक्शंस जो है वो काफी स्ट्रांगली की गई है। ठीक है ना। जबकि वो रीजन जिसका कलर आपका येलो कलर में या रेड कलर में आ रहा है
इनको इन्होंने 3D में कन्वर्ट तो कर दिया है, लेकिन इसकी प्रिडिक्शन का जो मतलब हो, लाजमी नहीं कि ये लूप बना रहा हो। हकीकत में हो सकता है ये कोई अल्फा हेलिक्स का कोई टर्न बना रहा हो, या ये लूप ही बना रहा हो, बट उसकी ओरिएंटेशन जो है वो अभी आपको ये कर्व ऐसे नजर आ रहा हो सकता है वो दूसरी तरफ हो। तो ये आखिरी के जो दो तीन अमाइनो एसिड है इसकी प्रिडिक्शन जो है इसने अच्छी नहीं की है। बाकी ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी प्रिडिक्शन जो है, आपका ये जो तीसरा एआई टूल है इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर दी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी आप अगर देखें तो इसमें मजीद और क्या था। हाँ, इसमें आपके पास कुछ चीजें और भी आ जाती हैं। ये भी आपका PLDDT स्कोर दे रहा है, वो भी तकरीबन 94 दे रहा है। और उसी वो जो वहां पर आपका PAE था ना, यहाँ पर ये SAE है। सेम वही ग्राफ है जो आपको वहां पर जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ये PTMs जो हैं वो आ जाती हैं। ये भी आपका स्कोर ही कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है कि आपका ये जो ओवरऑल मॉडल है इसका कहना चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो क्या है। और ये भी आपका 0 से 1 के इन बिटवीन होता है, जितना टूवर्ड्स 1 की तरफ होगा इतना ही आपका अच्छा रिजल्ट जो है वो देगा। अच्छा, इसके अलावा आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर सबस्ट्रेट बाइंडिंग हेलिक्स अगर कोई है, फॉर एग्जांपल मैं इस पे अगर क्लिक करती हूँ ना तो देखिए यहाँ पर ये कुछ एक हेलिक्स का पार्ट जो है ना वो कलर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसी के अलावा आपके पास मतलब ये आपके प्रोटीन की स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ साथ देखें आपके इसके अंदर जो वो रेस्मॉल लूप है। ठीक है, आपका जो बाइंडिंग लूप है उसको अगर आप देखना चाहते हैं, या अगर आप इसमें सबस्ट्रेट बाइंडिंग हेलिक्स को देखना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल और नीचे आ जाओ थोड़ा सा, कोई ये आपका ये जो मोटिव है, एक्टिव साइड मोटिव जो है आपका, आप इसको देखना चाहते हैं, लेट सपोज मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसको मैं ऊपर करती हूँ यहाँ से। तो ये देखें आपका, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ ना, ये थोड़ा सा इसको छोटा करूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारा इन्होंने कहा था, ये जो ट्राइएट था ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला मोटिव जो है ना ये हमारा C टर्मिनल पे इस जगह पे पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये एक हेलिक्स है, हमारे पास को फैक्टर बाइंडिंग लेड है। इसके अलावा हमारे पास कैटालिटिक लूप है। ठीक है। या हमारे पास ये जो एक्टिव साइड है, अगर हम इसको देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये रहा, ये हमारी एक्टिव एक्टिव बाइंडिंग साइट जो है ना वो हमारी ये इस जगह पे मौजूद है। ये रही, ये जो आपको कलर के अंदर जो है वो नजर आ रही है, एक अमाइनो एसिड ये है, और ये हमारा ये पूरा ट्राइएड जो है ना यहाँ पर इस जगह पे पाया जाता है। तो ये भी एक हमारा AI बेस्ड मॉडल टूल है जिसके जरिए जो है हम अपने स्ट्रक्चर्स की जो है वो प्रिडिक्शन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है। सिमिलर प्रोटीन्स आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा जो था ना कुछ मेथड्स थे जिसके जरिए हम प्रोटीन के सीक्वेंस को 3D के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इनकी जो है वो स्ट्रक्चर्स की इवेल्युएशन कैसे करनी है, इवन अभी स्विस मॉडल का और साइप्रैट का रिजल्ट रहता है, अल्फा फोल्ड, इन दो के रिजल्ट तो मैंने अभी आपको बता दिए हैं, बट इन दो के रिजल्ट रहते हैं। आई अगर कोई इनके रिजल्ट आ जाते हैं तो पहले हम इन्हीं को, यस इसका साइप्रैट का रिजल्ट आज बहुत जल्दी आ गया। ठीक है, चलें इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइप्रेट के रिजल्ट में मैंने इनको कहा था कि जो सीक्वेंस है ना उसका एक तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करवा के दो, और इसके डोमेन की प्रिडिक्शन करवा के दो, और अगर इसमें कोई मेटल बाइंडिंग साइड है उसकी प्रिडिक्शन करवा के दो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे से प्लस पे क्लिक करती हूँ तो देखें आपके पास ये आपके पास एक इमेज आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, और हर अमाइनो एसिड के ऊपर उसकी प्रिडिक्शन दी हुई है। ठीक है। उसी प्रिडिक्शन को इन्होंने कार्टून फॉर्म के अंदर जो है वो विजुअलाइज फॉर्म में दिया हुआ है। और ये जो प्रिडिक्शन इंडिविजुअल अमाइनो एसिड की गई है ना उसका कॉन्फिडेंस स्कोर जो है ना यहाँ पर ये आपको ये बार की सूरत में नजर आ रहा है। और इस बार के अंदर देखें तो आपके पास कलर्स हैं, इन कलर की जो है ना वो देखें यहाँ पर नीचे दी हुई है। जितना आपका बार बड़ा होगा और डार्कर कलर में होगा इतना ही उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की, फॉर एग्जांपल ये जो पी है इसको कह रहे हैं कि ये एच का मतलब है हेलिक्स। एच का मतलब हेलिक्स है जो कि पिंक कलर में है। एस का मतलब
जो है वो स्ट्रैंड है। ये सॉरी, ई का मतलब जो है वो स्ट्रैंड है जो कि येलो कलर में है। और सी का मतलब जो है वो कॉइल है जो कि इस तरह से ग्रे लाइन के अंदर है। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तीन आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्फा हेलिक्सेस और बीटा शीट, जो कि रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स या कंजर्व सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी कहलाते हैं। और तीसरा आपका होता है लूप या क्वाइल, जो कि आपका फ्लेक्सिबल भी कहलाता है, वेरिएबल भी, वेरिएबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो भी कहलाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आपके पास आपकी जो प्रोटीन थी 250 अमाइनो एसिड्स की थी, और मैं खाली हर लाइन के अंदर 50-50 अमाइनो एसिड इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जो पहला अमाइनो एसिड है जो कि मिथ्योनिन, ये कहते हैं कि इट इज प्रिडिक्टेड कि ये अमाइनो एसिड जो है वो आपका कॉइल बनाएगा। अब कॉइल को चूंकि इन्होंने कहा ग्रे कलर की लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही इन्होंने ऊपर बना दिया। कितना कॉन्फिडेंटली इसको प्रेडिक्ट किया गया उसका आपको यहाँ पर डार्क कलर भी नजर आ रहा है, और एक बार भी प्रॉपर नजर आ रही है, ठीक है, लंबाई के अंदर। तो ये एक अच्छी प्रिडिक्शन जो है वो उसने करवा के दी है। जबकि अगर आप गौर से देखें, यहाँ मैं अगर आ जाऊं पर्टिकुलरली इस अमाइनो एसिड पे जो कि एलानीन है, पोजीशन नंबर 39 के ऊपर जो है वो ये मिलता है, ये कह रहे हैं कि ये अमाइनो एसिड जो है वो अल्फा हेलिक्स बनाएगा। ठीक है। एच लिखा हुआ है, पिंक कलर है, कार्टूनिश रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर मैं इसका कॉन्फिडेंस देखूं ना, तो वो बहुत ही वीक है। कॉन्फिडेंस स्कोर इसका जस्ट 2 है, जबकि मैक्सिमम का जो आता है वो 9 आता है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंटली तो इस अमाइनो एसिड को प्रिडिक्ट नहीं किया, बट पॉसिबिलिटी है कि ये आपका अल्फा हेलिक्स जो है वो बनाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक 2D व्यू जो है वो इस टूल के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिफोर क्रिएटिंग द टर्शियरी स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर आते हैं, इसके डोमेन के हवाले से बात कर लेते हैं। डोमेन के अंदर इन्होंने क्या कहते हैं। अच्छा, डोमेन की कोई खास बाउंड्री इसको नहीं मिली है, बट एक खास नंबर ऑफ प्रिडिक्टेड डोमेन बाय डीपीएस। डीपीएस जो है वो एक डेटा बैंक है, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि इस पर्टिकुलर रीजन में, ये जो बाउंड्री के अंदर मौजूद है ना, पोजीशन नंबर लेट सपोज ये आपका 100 है, ये 150 है, तो ये तकरीबन 110 अमाइनो एसिड से लेकर और करीब कोई 130 या 35 अमाइनो एसिड के दरमियान जो है ये पर्टिकुलर डोमेन जो है इन्होंने कहा इसके अंदर वो पाया जाता है। ठीक है। ये इनकी डोमेन वाइज जो है वो प्रेडिक्शंस आती हैं। फिर इसके बाद मेटल बाइंडिंग साइट के हवाले से अगर बात करें, तो ये कह रहे हैं कि इसमें नो बाइंडिंग साइट रेजिड्यू विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 0.1। मतलब इस पूरे सीक्वेंस में कोई ऐसा अमीनो एसिड पाया नहीं गया जिसकी बुनियाद पर वो कह सके कि ये मेटल की बाइंडिंग करेगा। और चूंकि ये प्रिडिक्शन एक स्टैटिस्टिकल मेथड के जरिए होती है, जिसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट की जाती है, और अगर प्रोबेबिलिटी 0.01 से कम हो, सॉरी ज्यादा हो, तो वो कहते हैं कि ये अमाइनो एसिड जो है वो मेटल बाइंड करेगा। तो किसी भी अमाइनो एसिड की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.1 के बराबर या उससे ज्यादा नहीं थी। इस वजह से ये प्रिडिक्शन की गई है कि इसमें से कोई भी अमाइनो एसिड जो है वो आपका कहना चाहिए मेटल बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा एक और जो टूल रहता है वो हमारा है स्विस मॉडल। उसकी भी अगर हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं तो हम पहले उसको देख लेते हैं और फिर हम अपने लेक्चर की तरफ जाएंगे। ये भी चल रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एक सेकंड, आई थिंक ये भी आ गया है। जैसे ये भी, इसका रिजल्ट भी आ गया है। अच्छा, अब देखें इसमें भी जो स्विस मॉडल है ना, मैंने आपको बताया कि है तो ये भी प्रेडिक्शन, बट ये ओल्ड एल्गोरिदम के बिहाफ पे की जाती है। अब यहाँ अगर आप गौर से देखें, तो मैंने आपको कहा था ये सबसे पहले आपके प्रोटीन का जैसा स्ट्रक्चर पीडीबी डेटा बैंक में सर्च करता है। ठीक है। और उससे आपके सीक्वेंस के अलाइनमेंट करवाता है। वो देखें, वो आपको ये यहाँ नजर आ रही है। ठीक है। अब ये देखें, ये आपको अलाइनमेंट नजर आ रही है। ठीक है। एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है 4IQG। ठीक है। 4IQG जो है वो एक स्ट्रक्चर है। ये उसका नाम है। इसकी डिटेल पे जाना है तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये किस स्पीशीज से लिया गया और उसकी सारी चीज जो है ना वो आपको यहाँ पर से मिल जाएगी। बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये लिया गया है फ्रॉम पोलरो मोनास स्पीशीज से, जो है वो कोई और स्पीशी है उससे जो है वो लिया गया है। ठीक है। जो कि बाउंड फॉर्म के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके साथ ये आपका पूरा वो अलाइनमेंट आ गई, इसके साथ जो आपके सीक्वेंस की आइडेंटिटी है वो 57% है। अगर राउंड कर लूं तो ये 58% बनती है।
अच्छा, क्यूरी कवरेज जो है, देखिए आपके पास ये ब्लू कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है कि तकरीबन आपका सीक्वेंस जो है वो फुल लेंथ ग्लोबली ही अलाइन कर रहा है। देखिए ये आपका शुरू से लेकर आखिर तक इसके अंदर अलाइनमेंट आ रही है। ये अलग बात है कि आइडेंटिटी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो ब्लू कलर की लाइन है, अगर इसमें ये व्हाइट पोर्शन आता फिर ब्लू लाइन आती कहीं पर थोड़े से हिस्से में, तो वो क्या इंडिकेट करती कि आपका जो प्रोटीन का सीक्वेंस है सिर्फ उस ब्लू लाइन के रीजन में तो पार्टी मतलब अलाइन कर रहा है, बाकी दूसरे रीजन के अंदर अलाइनमेंट शो नहीं कर रहा। तो एक तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा टेम्पलेट क्या था, उसके साथ आइडेंटिटी क्या थी, उसकी क्यूरी कवरेज क्या थी। ठीक है। और इस बुनियाद पे इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसकी ई वैल्यू भी जो है वो कम ही होगी, लेकिन यहाँ पर ई वैल्यू को कैलकुलेट एक्चुअली नहीं किया जाता। यहाँ पर ई वैल्यू की जगह ये दो तीन पैरामीटर उनको देखा जाता है, विच इज कॉल्ड एज जी एम क्यू ई वैल्यू। जी और ये क्यू, क्यू मीन डी को कोला ग्लोबल जो स्कोर है इसको देखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और स्कोर जो देखा जाता है वो आपका जी स्कोर कहलाता है। ठीक है। जी स्कोर क्या होता है? जी जी स्कोर एक्चुअली इंडिकेट करता है कि आपका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसको वो कितना अच्छा जो है वो इसको उसको जो है वो प्रेडिक्ट किया गया उसके स्ट्रक्चर को। अच्छा, अब ये जो जीएमक्यूई की जो वैल्यू होती है ना, जीएमक्यूई की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 0 से 1 के इन बिटवीन। ठीक है। जितनी टूवर्ड्स ये 1 की तरफ होती है, जितनी टूवर्ड्स ये 1 की तरफ होती है, ये दोनों वैल्यू, ठीक है, इतना ही आपका रिजल्ट जो है ना वो ज्यादा अथेंटिक होता है। ठीक है। और जितना ये टूवर्ड्स 1 की तरफ जा 0 की तरफ जाती है, इतना ही आपका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा प्रिडिक्शन जो है उसकी नहीं की गई होती है। दूसरा, इसने इस प्रोटीन को खुद ब खुद ही वो टेट्रामर की फॉर्म के अंदर प्रेडिक्ट किया है। यानी कि कह रहे हैं कि बाजार ऐसा लग रहा है कि जिस जिस स्ट्रक्चर के साथ इसने अलाइनमेंट शो की है ना, वो भी जो है ना वो टेट्रामर की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि उसके अंदर भी 4 चेन्स पाई जाती हैं। तो इसी वजह से इसने आपके भी स्ट्रक्चर की जो है वो कितनी चेन्स बना के दी है? 4 चेन्स जो है वो बना के दी है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, ये चौथी चेन है। तो अकॉर्डिंग टू द जी एन क्यू ई वैल्यू, जो कि आपकी ग्लोबल मॉडल क्वालिटी एस्टिमेट है, और आपका क्यू मीन वैल्यू, दोनों के अकॉर्डिंगली हमारा जो ओवरऑल प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो अच्छा कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज द वैल्यू इज टूवर्ड्स 0.87। अकॉर्डिंग टू द जी वैल्यू अगर मैं कहूँ तो देखें यहाँ पर, तो जी वैल्यू में इन्होंने कहा है कि अगर को आपकी जी वैल्यू मोर देन 2 होगी, मोर देन 2 होगी, ठीक है, तो वो किस कलर से होगी? वो ग्रे कलर से आ रही होगी। अगर को आपकी जो जी स्कोर की वैल्यू है वो 2 से कम होगी, ठीक है, 1 और 2 के इन बिटवीन होगी, तो उस वक्त आपका जो जो अमाइनो एसिड है वो आपका डार्कर ग्रे कलर के अंदर आएगा। और अगर आपके जी स्कोर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, जो कि होनी चाहिए, अच्छा स्कोर ये होता है जो कि माइनस वैल्यू के अंदर आ रहा हो, ठीक है, या 0 हो एटलीस्ट, ठीक है, तो वो आपका एक अच्छा मॉडल कहलाता है। तो वो डार्क ब्लैक कलर में होगी। आपका जो मॉडल है अगर देखें तो हमारा बिल्कुल देखें यहाँ पे ये रेड कलर का आपको स्टार नजर आ रहा है, जो कि ब्लैक रीजन में ही आ रहा है, विच इंडिकेटिंग कि आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी जो है वो रखता है। तो इस तरह से हम स्विस मॉडल का। अच्छा, अब इनको डाउनलोड कैसे करना है? डाउनलोड आप जस्ट यहाँ से जाएंगे, ठीक है, तो आप इसका पीडीबी फॉर्मेट जो है ना, 3D फॉर्मेट जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि तमाम चीजें, इसकी वैल्यूज और ये सब चीजें मेरे पास रहें, तो आप ये प्रोजेक्ट डेटा के ऊपर जाके प्रोजेक्ट आर्काइव को पूरे के पूरे को जो है ना वो आप डाउनलोड कर लें। तो इसके अंदर आपके पास ये मॉडल भी आ जाएगा, इसके ये ग्राफ जो हैं वो भी आ जाएंगे, आपकी जीएमक्यूई वैल्यू, ये सब चीजें आपके पास आ जाएंगी फॉर लेटर टाइम, कि जब आप इस पे पेपर लिख रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपको दोबारा दोबारा इनको करने की जो है वो जरूरत ना पड़े। ये इसकी समरी है। ठीक है। इसने कहा कि आपका स्ट्रक्चर तो इसने एक के साथ बना के दिया था, लेकिन इसके अलावा भी इसको जो है वो टेम्पलेट मिले थे। ठीक है। ये इसको डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है वो मिले थे। लेकिन देखिए आप अगर गौर से कि इसको टेम्पलेट ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, जिसकी सीक्वेंस आइडेंटिटी इवन इससे ज्यादा थी, लेकिन इसके साथ इसने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद इसका जो सीक्वेंस की जो अलाइनमेंट है ना वो बहुत ज्यादा फुल ना आ रही हो। ये देख लेते हैं क्या इशू होगा इसमें।
हाँ, इसकी सीक्वेंस के अंदर डाइवर्सिटी जो इन्होंने कहा है वो अच्छी खासी है, जिसकी वजह से इन्होंने इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपके उसके साथ नहीं बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका भी पता चल जाता है। और ये हमारे टेम्पलेट्स आ गए, ये टेम्पलेट्स आ गए। ठीक है, अगर आप अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं किसी दूसरे टेम्पलेट के साथ, मॉडल के साथ स्ट्रक्चर बनाना चाहती हूँ, तो आप अभी देखिए इसने सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पर चेक किया हुआ है, पहले वाले के ऊपर चेक हुआ हुआ है। आप बाकी के साथ बनाना चाहते हैं, आप उसको जस्ट यहाँ से टिक करेंगे, और टिक करके आप इसका बिल्ट मॉडल जो है वो बना सकते हैं। उसकी अलाइनमेंट भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी अलाइनमेंट देखना चाहते हैं, जैसे अलाइनमेंट यहाँ पर नजर आ रही है, और ये तकरीबन 90%, 99% जो है वो क्यूरी कवरेज दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इन्होंने कहा है कि इनको सबसे बेहतर जो है वो ये स्ट्रक्चर लगा, और इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने इसके साथ जो है वो इसका मॉडल बनाकर दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया आज की तारीख में, हमने देखा कि प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है यूजिंग ऑनलाइन मेथड्स, और आपके जो एआई बेस्ड टूल हैं, जो सर्वर्स हैं, इनके जरिए कैसे किया जाता है। अब फर्दर इसकी इवैल्यूएशन है, लेकिन उससे पहले मैं आपका एक जो, और ये टाइम भी हमारा खत्म हो जाएगा, हम एक छोटा सा एक थ्योरी लेक्चर है जिसमें मैं आपका रिवीजन जो है वो करवाना चाह रही हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, काइंडली आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसको हम बात चूंकि कर रहे हैं कि ड्रग डिस्कवरी के अंदर जिस मॉलिक्यूल पे काम किया जाता है वो हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का सीक्वेंस, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नॉर्मली जो हम ड्रग डिस्कवरी के ऊपर जब बात कर रहे होते हैं, तो जो प्रोटीन है एक्चुअली वो है क्या, तो उसके हवाले से मैं ये थोड़ा सा एक लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है। जी, अब ये हमारा थोड़ा सा डिस्कशन टाइप है। आप लोग, मैं चाहूंगी कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और उसके आंसर्स दें कि आप लोग में से कोई बताना चाहेगा कि प्रोटीन होती क्या है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, और इसको स्टडी करना क्यों जरूरी है। 3 क्वेश्चन कि प्रोटीन क्या है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, और इसको स्टडी करना क्यों जरूरी है। आंसर जबकि इसी स्लाइड पे गिवन है, बट आई वांट यू कि आप लोग इस पर पार्टिसिपेट करें। प्रोटीन जो है वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि साइज में खासे बड़े होते हैं, जो हमारी बॉडी का मेजर पोर्शन बिल्डअप कर रहे हैं, जैसे कि मसल्स वगैरह। ठीक है, जो इनका सबसे मेजर यूनिट है वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो मिलके जो है प्रोटीन बनाती है। हर जगह के प्रोटीन उनके फंक्शन के हिसाब से डिफरेंट सीक्वेंस में मौजूद होते हैं। और आपने लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? कि हम क्यों इसको फोकस कर रहे होते हैं, प्रोटीन को फोकस क्यों कर रहे होते हैं। प्रोटीन बेसिकली, क्योंकि अगर हम लोग बात करें जो भी हमारे वायरसेस हैं या बैक्टीरियाज हैं, वो सारे भी प्रोटीन इन नेचर हैं। प्लस हमारे जितने भी वैक्सीन वगैरह हैं वो सारी प्रोटीन है। खासी जो हम लोग की ड्रग डिलीवरी है वो हम टारगेट कर रहे होते हैं प्रोटीन्स के ऊपर, क्योंकि वहीं से वो फिर आगे फर्दर उनका यूज, या वो क्योंकि हमारे अगर बात करें जितने भी हमारे ऑर्गन्स वगैरह हैं वो सारे किसी ना किसी सेल से बने हुए होते हैं। और प्रोटीन जो है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो कि हमारे बॉडी का समझे जैसे मसल्स हैं या सारी मतलब डिफरेंट चीजें मिलके जो है हमारी बॉडी को मेकअप कर रहे होते हैं। तो इसलिए प्रोटीन्स का, हर जगह के प्रोटीन अलग हैं, हर फंक्शन के हिसाब से प्रोटीन की सीक्वेंस अलग है। आई थिंक दैट इज चलिए द ठीक है, आंसर। चले गुड, अच्छी बात है, अच्छा अटेम्प्ट किया था आपने। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करती चलूँ कि प्रोटीन जिस तरह से इन्होंने मैडम आयशा ने बताया कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन हमारी बॉडी का एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के तकरीबन हर ऑर्गन के अंदर पाया जाता है। और प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बनते हैं, वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, इवन अगर मैं इस वक्त पढ़ा रही हूँ तो मैं डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, मेरी टंग मूव कर रही है, मेरी आई बॉल मूव कर रही है, मेरे हार्ट बीट चल रही है, मेरे इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट हो रही है, मेरे लंग्स मतलब उनके अंदर मूवमेंट हो रही है। ये तो वो मूवमेंट है जो कि वॉलंटियरली खुद ब खुद हो रही है, और वो मूवमेंट जो कि मैं कर रही हूँ ड्यूरिंग, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी जबान हिल रही है, तो ये किसी स्टिमुलस के ऊपर हिल रही है। सारे काम जो मेरी बॉडी के अंदर हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। मतलब प्रोटीन जो है ना वो आपका एग्जीक्यूशन पार्ट है किसी भी
किसी भी लिविंग बॉडी का। तो चूंकि इस प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है, ये एज अ ट्रांसपोर्टर भी काम करती है, ये एज अ हार्मोन के तौर पर, एज अ सिग्नलिंग पार्टनर के तौर पर, एज अ कैटलिस्ट एंजाइम के तौर पे काम करती है। और इसके इसके फंक्शन में इतनी डाइवर्सिटी है, दैट इज व्हाई प्रोटीन को जो है बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और चूंकि आपके जो ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन होता है, इनके दरमियान जो नेगोशिएशन होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, इसमें भी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। तो इस वजह से प्रोटीन का जो रोल है इन द लिविंग बॉडी जो है वो बहुत अहम समझा जाता है। ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दो प्रोटीन के सीक्वेंस डिफरेंट हैं तो क्या उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होगा या अलग होगा? वैसे इसका जवाब मैं भी थोड़ी देर पहले दे चुकी हूँ, बट आई जस्ट वांट टू रिकॉल योर मेमोरीज। जी, अगर दो प्रोटीन का सीक्वेंस डिफरेंट है तो क्या उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होगा या डिफरेंट होगा? सीक्वेंस डिफरेंट है तो उसका सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किस बेसिस पे हम कहेंगे कि डिफरेंट होगा? ये आंसर मैं दे चुकी हूँ ऑल दो। चले मैं बताती ही चलूँ आप लोगों को कि स्ट्रक्चर जो है देखिए डिपेंड करता है कि सीक्वेंस में डाइवर्सिटी कितनी है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर दो सीक्वेंसेस आपस में 30% भी आइडेंटिकल हैं, 30%, 30% भी आइडेंटिकल है ना, तो भी इनका जो ओवरऑल फोल्ड है, जो शेप है ना, वो चेंज नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर ये डाइवर्सिटी इससे भी कम चली जाए तो फिर डेफिनेटली वहां पर जो फोल्ड रिकग्निशन है ना, उस वो एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं कि अब हम बिल्डिंग ब्लॉक को देख रहे थे कि अमाइनो एसिड्स जो है वो क्या होते हैं। तो अमाइनो एसिड को अगर मैं बताऊं तो एक सिंगल जो हमारा अमाइनो एसिड होता है ना, उसमें आपके पास सेंटर में एक कार्बन होता है जिसको हम सी अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन की चूंकि 4 वैलेंसीज होती हैं, तो एक वैलेंसी पे आपके पास हाइड्रोजन अटैच होता है, दूसरी के ऊपर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, तीसरी पे अमाइनो ग्रुप, और चौथी पे आर ग्रुप अटैच होता है। ये जो आर ग्रुप होता है ना आपका, बाकी तब अच्छा टोटल आपके पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो 20 के 20 अमाइनो एसिड में ना ये वाला हिस्सा आपका कांस्टेंट है, ये वाला। ठीक है। जो चेंज आती है ना वो इस ये रेड बॉल के अंदर आती है। इस रेड बॉल की वजह से 20 अमाइनो एसिड एक दूसरे से अलग अलग हैं। किस हिसाब से? साइज शेप के हिसाब से, पोलैरिटी के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से, रिएक्टिविटी के हिसाब से। और इसी के अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड को जो है हम डिफरेंट नेम देते हैं। प्रोटीन के ये नाम याद करना मैंडेटरी है। अगर आप बायोइनफॉर्मेटिक्स में कोई काम करना चाहते हैं और आपको प्रोटीन के नाम नहीं याद, उनके 3 लेटर सिंगल लेटर नहीं याद, उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से आपको नहीं पता, तो आप जब भी वो रिपोर्ट लिखने लगेंगे, अपने रिजल्ट को एनालाइज करने लगेंगे, आप कभी भी ये काम कर ही नहीं सकते। वजह ये है कि आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप जस्ट घूमता हुआ तो देख सकते हैं, बट एक्चुअली इसके अंदर केमिस्ट्री वाइज क्या हो रहा है, कौन सा अमाइनो एसिड है, वो क्यों कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना रहा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्यों दे रहा है, डाइसल्फाइड क्यों बना रहा है, सॉल्ट ब्रिजेस क्यों बना रहा है, तो जब तक आप इसकी प्रॉपर्टीज को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, आपको इनके सिंगल लेटर 3 लेटर का, इनके स्ट्रक्चर का आपको जहन में याद चीजें नहीं होंगी ना, आप रिजल्ट को एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है। फिर सेकंड के अभी आपके सामने देखिए यहाँ पर कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं। आप इनको प्रोटीन की टर्म में क्या कहेंगे? व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? जी, एनीवन हु वांट टू आंसर? प्रोटीन सीक्वेंस। जी, इसको हम सीक्वेंस कहेंगे, सिंपल। ठीक है। अच्छा, फिर कोई बताना चाहेगा कि यहाँ पर ये जो एम है, के है, वी है, ये कौन से अमीनो एसिड्स हैं? दे आर सिंपल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमीनो एसिड नेम। कोई इनके बताना चाहेगा? एम फॉर? एम मिथ्योनीन है, के जी लाइसिन, जी और जी वी जो है वो वैलीन है, जी एल लूसीन है, जी जी जी। ग्वानिन है, नहीं, और ग्वानीन नहीं है, ये ग्लाइसिन है, ग्वानीन यहाँ नहीं होता। सॉरी ग्लाइसिन है, और जी, ई ग्लूटामेट है, एन जो है वो एस्पेरेजिन है। वर्जिन है। ठीक है। तो ये आपको चीजें थोड़ी सी याद करनी है। फिर हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं कि आपके ये अमाइनो एसिड, ये जो 7 8 अमाइनो एसिड्स है ना, ये आपके हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर अमाइनो एसिड कहलाते हैं, यानी कि वाटर डिसलाइक है, ये पानी को, इस वाई दे आर हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर कहते हैं। ये वो 5 अमाइनो एसिड हैं जो कि पोलर हैं लेकिन इन पे चार्जेस नहीं होते। ठीक है, बट ये लव करते हैं पानी के साथ रहना, घुलना मिलना।
ये वो चार अमाइनो एसिड्स हैं, तीन अमाइनो एसिड हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, और ये दो अमाइनो एसिड हैं जो कि आपके नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड, व्हाई डू अमाइनो एसिड प्रॉपर्टी जो है वो मैटर करती है। भाई अगर वो आपकी प्रोटीन है, अगर ठीक है उसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे, तो आपके ख्याल से वो साइटोप्लाज्म में इजीली सॉल्युबल हो जाएगी? यस एनीवन? नो मैडम, क्योंकि मेन वाटर है उसका, तो नहीं हो सकेंगी। साइटोप्लाज्म का जो मेजर कंपोनेंट है वो वाटर है, और मैं बात कर रही हूँ कि ऐसी प्रोटीन जिसमें ज्यादातर हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर अमीनो एसिड है, तो वो पानी के अंदर कैसे, मतलब साइटोप्लाज्म में कैसे डिसॉल्व होगी? तो वो एक तरह से गुच्छा बन के रह जाएगी, एग्रीगेट हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी टेंडेंसी जो है ना वो सॉल्युबल नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर वो सॉल्युबल हो जाए। इसी तरह से अगर आपके पास ऐसी ऐसी प्रोटीन जिसमें चार्ज अमीनो एसिड ज्यादा है, पोलर अमीनो एसिड ज्यादा है, और मैं उसको मेम्ब्रेन के अंदर डाल दूं, तो क्या वो वहां पर रह सकेगी? जी। मैडम, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आपकी आवाज फ्लिकर कर। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि एक ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर पोलर अमीनो एसिड ज्यादा है या चार्ज अमीनो एसिड ज्यादा है, और उसको मैं उठा के जो है मेम्ब्रेन के अंदर डाल दूं, तो क्या वो वहां पर रहना पसंद करेगी या रह सकेगी? नो मैडम, मेम्ब्रेन क्योंकि ज्यादा लिपोफिलिक है। हाँ, अगर अलबत्ता उसके जो लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, अगर हाइड्रोफिलिक एंड है तो वो उसके पास जाके जो है पोलर उधर अपना अटैच करेगी अपने आप को, ठीक है। लिपोफिलिक एंड। हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे कि चूंकि मेम्ब्रेन का जो अंदर का माहौल है ना वो कम्प्लीटली नॉन पोलर है, लिपिड इन इन नेचर है, और मैं कह रही हूँ कि मेरी प्रोटीन जो है उसका नेचर जो है वो पोलर है, तो वो ऐसी मेम्ब्रेन के अंदर, इस तरह से प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं रह सकती, अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर कोई ऐसा पोर्शन है जो कि अटैच हो जाएगा, या तो साइटोप्लाज्मिक साइड पे या फिर आउटर साइड पे। बट जो एक्चुअल जो नॉन पोलर हिस्सा है वही सिर्फ मेम्ब्रेन के अंदर रह सकेगा, पोलर पार्ट जो है वो नहीं रह सकेगा। अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं कि आपका जो प्रोटीन है उसके चार लेवल्स होते हैं। एक आपका कहलाता है प्राइमरी लेवल, फिर सेकेंडरी लेवल, फिर टर्शरी एंड क्वार्टरनरी लेवल। जो प्रोटीन का प्राइमरी लेवल होता है ना वो इस तरह से आपका जस्ट लीनियर आपका रिप्रेजेंटेशन होती है अमाइनो एसिड की, ठीक है। आपका एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जिस बॉन्ड के साथ जुड़ता है वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, और ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। जिसके अंदर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, यानी कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसकी जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और दो अमाइनो एसिड के मिलने से जो प्रोडक्ट बनती है वो आपकी डाई पेप्टाइड कहलाती है। इसी तरह से फिर इसमें एक और अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा तो वो ट्राई पेप्टाइड, फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा पेप्टाइड, और इस तरह से आपकी ये पॉलीपेप्टाइड, यानी कि दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड, मैनी अमाइनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए अटैच हो जाते हैं। और जब ये अमाइनो एसिड की लेंथ जो है वो मोर देन आपके 30 अमाइनो एसिड पे चली जाए तो फिर ये आपकी कहलाती है, सॉरी 50 अमाइनो एसिड से ज्यादा की हो जाए तो ये आपकी प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर सिंपल सीक्वेंस अरेंजमेंट जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी के अंदर आपके पास अल्फा बीटा शीट्स आ जाती हैं, और इसके अंदर एक एडिशनल केमिकल बॉन्ड जो है वो ऐड हो जाता है विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर मजीद ये जो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर है एक दूसरे के साथ क्लोजअप व्यू के अंदर आ जाते हैं, और ये जो क्लोजीनेस जो होती है वो आपका कहलाता है 3D फोल्ड, ठीक है। और ये जो क्लोजीनेस होती है ये बिकॉज ऑफ सर्टेन केमिकल बॉन्ड्स होती है। कुछ प्रोटीन जो है ना वो सिर्फ अपने 3D फोल्ड के अंदर तक रहती है, यानी कि उनके अंदर एक ही चेन पाई जाती है, बट कुछ प्रोटीन जो है ना उनके अंदर मल्टीपल चेन्स पाई जाती है, यानी कि वो क्वार्टरनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो सिंगल चेन के अंदर रहती है इसके अंदर आपके पास मायोग्लोबिन या लाइसोजाइम्स आ जाते हैं। अब आपके पास अल्फा हेलिक्सेस और बीटा शीट्स आ जाते हैं कि ये क्या होते हैं। तो अल्फा हेलिक्सेस जो है वो आपकी, जैसा कि मैंने शेप आपको बता दी थी कि किस तरह से आपका एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि अल्फा कैरोटिन के अंदर होता है, ठीक है। या फिर बीटा शीट्स पाई जाती हैं जो कि आपके सिल्क फाइब्रोन वगैरह की जो प्रोटीन है उसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो है आपके अंदर होता क्या है कि सीक्वेंस जो है वो कुछ फोल्ड होता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर मजीद एग्रीगेट होते हैं तो ये आपका 3D फोल्ड जो है वो बन जाता है। वो कौन सी चीजें हैं जो कि आपके 3D स्ट्रक्चर को होल्ड रखती हैं, वो दोबारा से लीनियर के अंदर कन्वर्ट नहीं होता? वो आपके कहलाते हैं केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। कुछ आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कुछ आपके नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं।
कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाते हैं, जबकि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर सॉल्ट ब्रिजेस जिनको आप कहते हैं, या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या वंडरवॉल इंटरेक्शन जो है वो आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हाँ, अब यहाँ पर डेफिनेटली चूंकि मैंने कहा है कि जो आपका फोल्डिंग का इवेंट होता है इसके अंदर कोई एक केमिकल बॉन्ड नहीं होता, बल्कि मल्टीपल केमिकल बॉन्ड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ओवरऑल फोल्ड को जो है वो स्टेबलाइज रखते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन मोटिव एंड डोमेन, ये भी एक टर्म है जो आप लोगों को समझनी है कि मोटिव क्या होते हैं। दे आर द शॉर्ट रिकरिंग सीक्वेंस और द स्ट्रक्चर पैटर्न एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कि ये शॉर्ट छोटे छोटे से रीजन होते हैं जो कि प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं, और इनका एक जो मकसद होता है ना वो क्या होता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन के साथ जरूर इनका ताल्लुक होता है, जब भी इनको मोटिव्स कह रहे होते हैं। जबकि डोमेन क्या होता है कि डोमेन जो है ना वो स्ट्रक्चरली लार्ज होता है एज कंपेयर टू द मोटिव, और इनका ताल्लुक जो है वो फंक्शन से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें। ठीक है ना। तो और ये इंडिपेंडेंटली फोल्ड होते हैं, मतलब एक प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में मैनी डोमेन्स जो है वो हो सकते हैं, और हर डोमेन जो है वो अपने तरीके से फोल्ड हो सकता है। तो इन्होंने कहा है कि जो मोटिव होते हैं इनका साइज छोटा होता है, डोमेन बड़े होते हैं, नेचर क्या होती है इसमें शॉर्ट सीक्वेंसेस स्ट्रक्चरल पैटर्न्स पाए जाते हैं, जबकि इनके अंदर जो है वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स जो है वो होते हैं। एक डोमेन दूसरे से जो वो देखने में अलग नजर आ सकता है। इसमें फंक्शनल एक्टिविटी पाई जा सकती भी है और नहीं भी। ठीक है, फंक्शनल लिंक के साथ ये एसोसिएशन होती है, और ये इंडिपेंडेंटली फोल्ड होता है, लाजमी नहीं है कि इसका फंक्शन से ताल्लुक हो। इसके एग्जाम्पल जैसे कि पी लूप हो गया, और इसके एग्जाम्पल में प्रोटीन काइनेज डोमेन आ जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि मोटिव होता है वो एक डोमेन होता है। वैसे तो आंसर इधर लिखा हुआ है कि हर मोटिव जो है ना वो डोमेन नहीं होता। द आंसर इज मोटिव, तो मैंने पहले ही कहा कि वो एक छोटा स्ट्रक्चरल पार्ट है, सीक्वेंस का एक पैटर्न है। तो पहले, और मोटिव जो है वो बड़ा है, तो पहली बात तो ये कि मोटिव जो है वो डोमेन हो भी नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि मोटिव्स जो हैं, अगर कई मोटिव्स आपस में मिल जाएं तो वो एक डोमेन बना लेते हैं। ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर डोमेन के अंदर मोटिव हो, यानी कि हर डोमेन के अंदर कोई फंक्शन जो है वो पाया जाता हो। फिर नेक्स्ट पार्ट है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शंस जो है वो क्यों की जाए। वजह ये है कि प्रोटीन जितने भी काम करती है, एज अ ट्रांसपोर्टर के, एज अ एंजाइम के, एज अ हार्मोन के, एज अ सिग्नलिंग पार्टनर के, मतलब एज अ कम्युनिकेशन पार्टनर के, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने 3D फॉर्म के अंदर करती है। प्राइमरी फॉर्म के अंदर प्रोटीन जो है वो कोई काम नहीं कर सकती। तो इसी वजह से इसको अपने तमाम काम करने के लिए चूंकि 3D का एक मुकम्मल फोल्ड चाहिए, तो हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर के प्रिडिक्शंस करवाना जो है वो जरूरी है। और दूसरी बात ये कि अगर हम प्रोटीन की प्रिडिक्शन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शंस नहीं करवाएंगे, तो दूसरा मेथड जो है वो उसकी एक्सरे के जरिए या एनएमआर के जरिए एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स हैं। और डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है कि हर प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो केमिकल लेबोरेटरीज के अंदर जाके खड़े होकर डिटरमाइन किया जाए। तो दीज आर द सिंपलेस्ट एंड बेस्ट मेथड जिसके जरिए हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन तीन तरह से होती है। एक कहलाती है, जिसमें सबसे बेस्ट मेथड आपका होमोलॉजी मॉडलिंग है। होमोलॉजी मॉडलिंग को मैं थोड़ा सा पहले डिफाइन कर चुकी हूँ, लेकिन अभी इसमें ही बता दूंगी आपको कि होमोलॉजी मॉडलिंग जो है वो क्या होती है। नाम से पता चल रहा है कि इसमें प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर, मॉडलिंग का मतलब है स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि होमोलॉजी की बुनियाद पे की जाती है। आपके पास एक प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, इसके जैसे सिमिलर प्रोटीन जिनके स्ट्रक्चर नोन हो वो सर्च किए जाते हैं। ठीक है। और इन सीक्वेंसेस को, इन स्ट्रक्चर को एज अ टेम्पलेट के तौर पे यूज किया जाता है, और हमारे सीक्वेंस को इस टेम्पलेट के सीक्वेंस के साथ अलाइन किया जाता है, और स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किया जाता है, फाइनल उसकी इवेल्युएशन की जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पेंट के ऊपर जो है वो कुछ करके दिखा दिया था कि किस तरह से हम इसको मैप करवा रहे होते हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो, इफ यू नो द ब्लूप्रिंट ऑफ वन हाउस, इसको हम समझने के लिए बता रहे हैं, तो यू वांट टू बिल्ड अ सिमिलर हाउस, यू कैन यूज एग्जिस्टिंग ब्लूप्रिंट एज अ टेम्पलेट।
तो अगर आपको दो एक जैसे घर बनाने हैं और एक का ब्लूप्रिंट आपके पास है, तो दूसरे पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सेम वही उठा के दूसरे पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो नोन स्ट्रक्चर है वो एज अ टेम्पलेट के तौर पर होता है, और जो अननोन प्रोटीन जो आपका सिंपल जिसका स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है वो एज अ टारगेट के तौर पर होता है। ठीक है, और इसकी दूसरी मिसाल जो नॉर्मली मैं दे रही होती है वो आपके आइस क्यूब्स की जो ट्रेज होती हैं, आप देखिए उसकी अपनी अपनी शेप्स होती है ना, हर एक की अलग, कोई स्क्वायर है, कोई सर्कल है, मतलब आजकल तो जेली के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स आता है। तो आप उसके अंदर अपना जो वाटर या जो भी आपका लिक्विड जो डालते हैं, वो जो भी उसका जो टेम्पलेट की शेप होती है ना, वैसे ही वो शेप बन के बाहर आती है जब वो फ्रीज हो जाती है। ठीक है, तो टेम्पलेट क्या है, वो टेम्पलेट जो है एक्चुअली आपका वो एक आप आपकी सीक्वेंस से मिलता जुलता एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के जरिए सॉल्व हुआ हुआ है, और उसको देखते हुए आप अपने प्रोटीन की मॉडलिंग जो है वो करवाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्यों जरूरी है। जितनी सीक्वेंसेस के दरमियान सिमिलैरिटी होगी, इतना ही आपका सीक्वेंस और टेम्पलेट के दरमियान जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होगा और उसकी मॉडलिंग करना भी आसान होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस आइडेंटिटी अलोन डज नॉट गारंटी अ परफेक्ट मॉडल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है वो कंसीडर की जाती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना होगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आपकी जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जस्ट एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, लेकिन जस्ट उस एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना हीमोग्लोबिन का वो चेंज हो जाता है, वो कर्व टाइप की हो जाती है, जिसकी वजह से, और चूंकि आरबीसीज के अंदर आपके पास 70% जो प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन है, तो वो जो प्रोटीन की शेप चेंज होके कर्व हो जाती है ना, तो आपका आरबीसी जो है ना उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी की जो ऑक्सीजन कैप्चर करने की सलाहियत है वो अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब देखा जाए, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन के सीक्वेंस में अगर 30% भी आइडेंटिटी है, 70% डाइवर्जेंट हो गई है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। लेकिन ये बहुत रेयर एग्जांपल्स होती हैं जिसके अंदर एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से कहानी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो है इस वजह से ये वाली जो स्टोरी यहाँ पर आपको डिफाइन की गई है, यहाँ पर वो इस पर्टिकुलर कंडीशन में फेल हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि सिर्फ सीक्वेंस सिमिलैरिटी ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि एक अच्छे टेम्पलेट के सिलेक्शन के लिए क्यूरी कवरेज कितनी है, अलाइनमेंट की क्वालिटी क्या है, टेम्पलेट जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी रेजोल्यूशन क्या है, उसमें कौन कौन से कंजर्व रीजन है, उसमें इंसर्शन और डिलीशन जो है वो कहाँ कहाँ आएंगी है, इन तमाम चीजों को भी हमें देखना होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास होमोलॉजी मॉडलिंग के जो मेथड्स हैं प्रीवियस मेथड्स में जो कि वेब बेस्ड हैं, वो हमारा स्विस मॉडल आता है। स्विस मॉडल के हवाले से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि आपको स्ट्रक्चर यूनिप्रोट से सीक्वेंस लेना होता है, स्विस मॉडल पे जाना होता है, सीक्वेंस सबमिट करना होता है, टेम्पलेट की अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है, जो अच्छा टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करके उसकी आइडेंटिटी क्यूरी कवरेज को देख के मॉडल जनरेट करना होता है, उसके क्वालिटी इंडिकेटर यानी कि जी में क्यू मीन वैल्यू और ये सब चीजें देख के पीडीबी स्ट्रक्चर को आप डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास अल्फा फोल्ड है, इसको भी हमने देखा कि अल्फा फोल्ड जो है उसने बिल्कुल पैराडाइम को जो है वो शिफ्ट कर दिया है। जो ट्रेडिशनल मेथड थे जैसा कि स्विस मॉडल, इसमें हम टेम्पलेट की बुनियाद के ऊपर जो है मॉडलिंग करते थे, जबकि अल्फा फोल्ड के अंदर जो है वो एआई बेस्ड जो है वो प्रिडिक्शंस करवाते हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर जो है वो इज मोस्ट लाइकली फ्रॉम द सीक्वेंस एंड लर्न बायोलॉजिकल पैटर्न, कि मतलब हमने अपने डेटा सेट्स को बैक साइड पे कुछ खास बायोलॉजिकल पैटर्न्स के साथ लर्न करवाया हुआ होता है। यही मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई होते हैं कि वो हमारे सीक्वेंस को देखकर इन पैटर्न्स की बुनियाद पे हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिटरमाइन करके देते हैं। तो ये आपके पास दो डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट जो है वो अवेलेबल हैं। अल्फा फोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है कि उसका जो कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स है वो क्या आया था। कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स के अंदर पीएल डीडीटी और पीए दोनों को हमने डिस्कस पहले ही कर लिया था कि इसको हम कैसे देखते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अल्फा फोल्ड जो है उसका अपना एक डेटा बैंक भी है, वो भी हमने देख लिया कि अगर वो आपका स्ट्रक्चर पहले ही से सॉल्व हुआ हुआ है तो आप उसको यूनिप्रोट आईडी से चेक कर लें। अगर स्ट्रक्चर मौजूद है तो उसकी पीएल डीडी पीए वैल्यू जो है वो चेक करके उसको आप डाउनलोड कर लें। और अगर को वो मौजूद है तो अवॉइड करें unnecessary calculated calculation, because
बैक साइड के ऊपर एक सर्वर चल रहा है, उसके ऊपर भी डेफिनेटली वो टूल्स हैं और पूरी दुनिया से उसके पास क्यूरीज आ रही हैं। तो जो चीज पहले से मौजूद है, अगर वो उसी को बार बार करता रहेगा तो नई अचीवमेंट लाना मुश्किल होगी। तो ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर चीज एक पहले से मौजूद है तो उसको बार बार ना दोहराया जाए। अल्फा फोल्ड का एक आपका डेस्कटॉप बेस्ड वर्जन भी है जो कि पाइथन के ऊपर अप्लाई होता है, वो हमारा कहलाता है कोलाब फोल्ड। ये हमारा अल्फा फोल्ड का ही मतलब डेस्कटॉप बेस्ड वर्जन है जो कि लिनक्स के ऊपर काम करता है यूजिंग पाइथन अप्रोच। इसके अलावा आपके पास ESM मॉडल है जो भी हमने देखा था। और जिस तरह से हमारा अल्फा फोल्ड जो है वो MSA बेस्ड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बेस्ड जो है वो पैटर्न रिकग्निशन के हवाले से, मशीन लर्निंग के हवाले से हमारी फोल्ड के रिकग्निशन करता है। यहाँ पर ESM जो है वो प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल के ऊपर बेस्ड करता है। ये मशीन आपका जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट अलाइनमेंट है उसके ऊपर काम नहीं करता। दूसरा, ये एक सिंगल प्रोटीन के ऊपर काम करता है, इट इज मोर फास्टर। ठीक है, और ये किस केस में ज्यादा बेहतर तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए? उस वक्त जब आपके पास ऐसी प्रोटीन हो कि जिसके जैसी प्रोटीन ही डेटा बैंक में मौजूद ना हो, जिसके बिहाफ पे आप कोई मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बना सकें, तो उस कंडीशन में आपको ESMF फोल्ड जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमारा एक ओवरऑल समरी थी आज के जो लेक्चर की और आज के सेशन की, जिसमें हमने क्या किया कि सीक्वेंस से स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन जो है वो कैसे की जाए, कौन से मेथड्स होंगे इसके लिए, कौन से कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आपने समझना वो जरूरी है। अब इसमें आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। द सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन?